Hello students, welcome to Magnet Brains. My name is Abhishek Pandey, your teacher for class 9 social science. So Magnet Brains एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको सभी क्लास सभी सब्जेक्ट के वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके साथ ही साथ आपके स्कूल में जो भी रेफरेंस बुक चल रही है, ओलंपियाड की प्रिपरेशन और एनटीएससी की प्रिपरेशन भी फ्री ऑफ कॉस्ट यहां पर कराई जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ वीडियोस देखने के बाद ना तो आपको कोई सब्सक्रिप्शन लेना है, ना ही आपको कोई पैकेज परचेस करना है, क्योंकि सभी कंटेंट आपको बेस्ट क्वालिटी के साथ बेस्ट टीचर्स के साथ यहां पर प्रोवाइड किया जाता है। सो आज मैं एक नई सीरीज आपके लिए लेकर आया हूं और क्लास 9th की प्रिपरेशन में ये सीरीज भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहां पर प्ले करने वाली है। ठीक है, तो एक नई चीज आपने देखी होगी कि यहां पर आज जो है बहुत सारे टीचर्स की यहां पर फोटो दिख रही है। ठीक है, और यहां पर लिखा हुआ है कि हम होंगे कामयाब। ठीक है, अगर आप कामयाब होगे तो आपको पढ़ाने वाले ये जो सारे टीचर्स यहां पर आपको देखने को मिल रहे हैं ये भी यहां पर कामयाब हो जाएंगे। तो क्लास 9th और 10th की प्रिपरेशन कराने के लिए अलग अलग सब्जेक्ट की टीचर्स की यहां पर फोटो है, जिनके वीडियोस आप ऑलरेडी यहां पर देख रहे होते हैं। और हमने यहां पर ये डेडिकेटेड यहां पर हमारे एफर्ट्स हैं ताकि आप अपने एग्जामिनेशन में जो भी आपका होने वाला है, जो भी कंपटीशन में आप पार्टिसिपेट करने वाले हैं, उन सभी जगह पर आप अपनी बुलंदियों को छुएं और आप कामयाब हो। ये हमारी कामयाबी जो है वो आपके कामयाब होने पर निर्भर करती है। ठीक है, सो आज का जो हमारा सेशन यहां पर होगा इसमें हम बात करेंगे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, तो अभी तक मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया है, देखो वन शॉट रिवीजन यहां पर कंप्लीट हो गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहां पर हो गए हैं, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस मैंने आपको बता दिया है, और हर एक चैप्टर का जो भी आपके टर्म टू एग्जामिनेशन में यहां पर पूछा जा रहा है, ठीक है, या किसी भी आपके जो टेस्ट वगैरह होते हैं उसमें यहां पर आते हैं, तो उसके लिए एक टेस्ट पेपर चैप्टर वाइज और उसका सॉल्यूशन वीडियो भी आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। अब यहां पर जो एक नई सीरीज यहां पर स्टार्ट होगी, इसमें हम फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे, मतलब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड जो क्वेश्चंस होते हैं उनका डिस्कशन करेंगे। लेकिन इसमें एक चीज ये ध्यान रखिएगा कि इसमें हम दो चीजों को कवर करने वाले हैं। ठीक है, एक तो वो क्वेश्चंस हम यहां पर कवर करेंगे जो पहले आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, मतलब प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं जो अलग अलग यहां पर एग्जामिनेशन में आ चुके हैं, उनमें से कुछ क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे। और फिर उसके बाद जो यहां पर मोस्ट प्रोबेबल यहां पर क्वेश्चंस हो सकते हैं जो कि आपके पेपर में पूछे जाएंगे, वो दोनों चीजें इस पर्टिकुलर सेक्शन में यहां पर कवर की जाएंगी। मैं कोशिश ये करूंगा कि आपके इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहां पर हो सकते हैं, उन चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसमें 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर के हिसाब से हम डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे। इसमें एक टॉपिक यहां पर लूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के साथ ही साथ मैं जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो यहां पर समझा दूं, और उसके बाद जिस भी तरीके का क्वेश्चन आएगा, अगर 1 मार्कर आएगा तो 1 मार्कर में आप कर सकते हो उसको अटेम्प्ट, 2 मार्कर 3 मार्कर 5 मार्कर, जिस भी तरीके से क्वेश्चंस यहां पर होंगे वो सब चीजें यहां पर कंप्लीट करा दी जाएंगी। ठीक है, तो यहां पर करीब 30 क्वेश्चंस हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। और मतलब आप ये मान लीजिए कि जिसने इस चैप्टर को पढ़ा भी नहीं है ना, उसको भी यहां पर क्या है कि बहुत कुछ यहां पर सीखने को मिल जाएगा। इसलिए ये पर्टिकुलर सीरीज जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखिए कि व्हाट वर द व्यू पॉइंट्स ऑफ द लिबरल्स। ठीक है, आपको पता है कि लिबरल्स थे, रेडिकल्स थे, कंजर्वेटिव्स थे, रिवॉल्यूशनरीज थे, सोशलिस्ट थे, अलग अलग तरीके के लोग इस चैप्टर में आपको देखने को मिलेंगे। तो अब यहां पर यह बात हो रही है कि जो व्यू पॉइंट्स यहां पर लिबरल्स के थे यहां पर क्या थे, है ना। तो बड़ा आंसर आपको दिख रहा है, लेकिन ये जो पर्टिकुलर आंसर है ये आप हर जगह पर लिख सकते हो। थोड़ा छोटा कर दोगे तो 2 नंबर में 3 नंबर में इस तरीके से लिख सकते हो, लेकिन इनके जो भी यहां पर व्यू पॉइंट्स थे वो इस पूरी की पूरी स्लाइड में वो चीजें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखो यहां पर क्या है कि ये लोग इस तरीके के नेशन की बात कर रहे थे जो यहां पर क्या है कि सभी रिलीजन को टॉलरेट करें। मतलब इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि केवल एक धर्म संप्रदाय के लोग हैं जिनको यहां पर फेवर किया जाता है और बाकी लोगों को नहीं किया जाता, ऐसा नहीं होना चाहिए। सब लोगों के, सब रिलीजन को यहां पर जो है वो प्रॉपर रिस्पेक्ट हो, इस तरीके की बात लिबरल्स जो है वो यहां पर करते थे। दूसरी बात यहां पर क्या है कि जो लिबरल्स का कहना यह था कि जो डायनेस्टिक रूलर्स हैं, डायनेस्टिक रूलर्स का मतलब यह हुआ कि उनके पिताजी पहले रूलर थे, फिर उनके बेटे हुए, फिर उनके बेटे हुए, इस तरीके से एक डायनेस्टी यहां पर चली जा रही है। तो इनके पास अनकंट्रोल्ड पावर नहीं होनी चाहिए, मतलब पावर हो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि इनका जो भी मन करे वो यहां पर करने लगे। तो ये इसके अगेंस्ट में यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। दे वॉन्टेड टू सेफगार्ड द राइट ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट गवर्नमेंट। ठीक है, मतलब कि गवर्नमेंट जो है वो ज्यादा पावरफुल नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि गवर्नमेंट के पास यहां पर पावर है तो जो वहां के इंडिविजुअल्स हैं उनके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं किया जा रहा है। ठीक है, इस तरीके की बात यहां पर नहीं होनी चाहिए। मतलब कि इंडिविजुअल के राइट्स को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी जो थी वो लिबरल्स ने यहां पर ली थी। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद अगर हम अगली बात करेंगे तो यहां पर बोला गया है कि जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होगी, है ना, पार्लियामेंट जैसे हमारे देश में भी पार्लियामेंट यहां पर है, तो उनका कहना यह था कि ये रिप्रेजेंटेटिव होनी चाहिए। मतलब कि समाज के जितने भी अलग अलग यहां पर सोसाइटी के लोग हैं उनका रिप्रेजेंटेशन आपको देखने को मिलना चाहिए और इलेक्टेड होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि जिसको भी आपने नॉमिनेट कर दिया वो लोग यहां पर गवर्नमेंट बनाकर बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं, इलेक्टेड यहां पर होनी चाहिए।
और उसके बाद जो भी यहां पर इनके द्वारा कानून वगैरह बनाए जाएंगे, गवर्नमेंट के द्वारा कानून बनेंगे, पार्लियामेंट के द्वारा कानून बनाए जाते हैं, तो इसका जो इंटरप्रिटेशन यहां पर होना चाहिए, उसके लिए वेल ट्रेन्ड जुडिशरी होनी चाहिए कि भाई इनके द्वारा जो कानून बनाए गए हैं वो सही तरीके से बनाए गए हैं या नहीं बनाए गए हैं। तो इसके लिए एक जुडिशरी यहां पर होनी चाहिए। और उसके बाद यहां पर ये बताया जा रहा है जुडिशरी जो है वो यहां पर क्या होनी चाहिए, वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, मतलब कि जो भी रूलर्स हैं या जो भी ऑफिशियल्स हैं उनका यहां पर आप ये कह सकते हैं कि इंटरफेयर ना करे वो जुडिशरी में। जुडिशरी को के जो यहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि भाई जो भी चीजें सही है उसके अकॉर्डिंग इनको यहां पर काम करना है, ठीक है। तो ये कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर हो गए। फिर उसके बाद हाउएवर दे वर नॉट डेमोक्रेट्स, ठीक है, याद रखिएगा जो लिबरल्स थे ना वो डेमोक्रेट्स नहीं थे, है ना। डेमोक्रेट्स वो लोग हैं जो लोग यहां पर क्या करते थे, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में बात करते थे कि सभी को वोटिंग राइट देने चाहिए, महिलाओं को भी वोटिंग राइट्स देने चाहिए। लेकिन अगर आप लिबरल्स के केस में देखोगे तो डेमोक्रेट्स नहीं है। जैसे क्वेश्चन यहां पर ये भी मैंने आपको कराया कि लिबरल्स को डेमोक्रेट्स नहीं कहते हैं, इसको जस्टिफाई करो, एक्सप्लेन करो, तब आप ये वाला पॉइंट लिख सकते हैं, दे डिड नॉट बिलीव इन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज दैट इज द राइट ऑफ एवरी सिटीजन टू वोट, मतलब कि सभी लोगों को वोटिंग अधिकार नहीं देना चाहिए, ये बात जो है वो लिबरल्स ने यहां पर कही थी। दे फेल्ट मैन ऑफ प्रॉपर्टी मेनली शुड हैव द वोट, ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि जिसके पास प्रॉपर्टी वगैरह आपको देखने को मिलेगी, मतलब जिनके पास थोड़ी सी वेल्थ है उनको ही यहां पर क्या करना है कि वोटिंग राइट्स जो है वो यहां पर प्रोवाइड करने हैं। दे ऑल्सो डिड नॉट वांट द वोट फॉर वुमेन, मतलब कि यहां पर जो लिबरल्स थे वो जो यहां पर वुमेन सफ्रेगेट मूवमेंट था उसको सपोर्ट नहीं करते थे, मतलब महिलाओं को यहां पर ये वोटिंग राइट्स नहीं प्रोवाइड करना चाहते थे। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि ये लिबरल्स के बारे में हमने बात करी, उनके व्यू पॉइंट्स के बारे में बात करी, लेकिन अगर आप इससे देखोगे ना तो इससे ये वाला क्वेश्चन तो कवर हो ही रहा है, लेकिन इसके साथ साथ अभी ये भी क्वेश्चन आपसे कवर हो जाएगा कि भाई लिबरल्स को डेमोक्रेट्स क्यों नहीं कहते हैं। इस पॉइंट को जो है वो यहां पर जस्टिफाई करो, तो आप ये लास्ट वाला पॉइंट यहां पर लिख देंगे, है ना। तो इस तरीके से क्या है कि एक ही क्वेश्चन के माध्यम से छोटे छोटे कई अलग अलग क्वेश्चन भी यहां पर कवर हो रहे हैं। तो ये क्या है कि लिबरल्स का पूरा यहां पर विचारधारा था, इनके व्यू ऑफ पॉइंट्स यहां पर क्या कहते हैं, वो सब चीजें हमने इस क्वेश्चन में कवर करी हैं, ठीक है। इसी तरीके से जो दूसरे लोग थे वो थे यहां पर रेडिकल्स, ठीक है। सो व्हाट वर द व्यू पॉइंट्स ऑफ द रेडिकल्स, रेडिकल्स के जो व्यू पॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे वो यहां पर क्या थे, अब उसको यहां पर हमें जस्टिफाई करना है। रेडिकल्स वांटेड अ नेशन इन विच गवर्नमेंट वाज बेस्ड ऑन द मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन, ठीक है, मतलब कि जो कंट्री की मेजॉरिटी पॉपुलेशन यहां पर है उसके बेसिस पे यहां पर जो है वो सरकार बननी चाहिए, मतलब कि जो गवर्नमेंट है वो उसके बेसिस पे यहां पर फॉर्मेशन उसका होना चाहिए। रेडिकल्स ने यहां पर जो वुमेन्स का सफ्रेगेट मूवमेंट था उसको सपोर्ट किया था, है ना, मतलब जो उनको वोटिंग राइट्स मिलने चाहिए महिलाओं को, उस बात को सपोर्ट किसने किया, रेडिकल्स ने यहां पर सपोर्ट किया। अनलाइक लिबरल्स दे अपोज द प्रिविलेजेस ऑफ ग्रेट लैंड ओनर्स एंड वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स, ठीक है, मतलब यहां पर क्या है, लिबरल्स को मैंने आपको बताया था कि जिनके पास वेल्थ होगी उनको वोटिंग राइट्स मिलने चाहिए, इस तरीके की बात लिबरल्स ने करी थी। लेकिन जो रेडिकल्स थे वो ये चाहते थे कि भाई जो यहाँ पर फैक्ट्री ओनर्स हैं, लैंड ओनर्स हैं, जिनके पास बहुत वेल्थ है, उनको अलग अलग तरीके की जो प्रिविलेजेस यहां पर दी जाती है वो यहां पर नहीं देनी है, ठीक है, ये रेडिकल्स ने यहां पर ये बात बताई थी। दे वर नॉट अगेंस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, है ना, मतलब ये लोग यहां पर क्या करते थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि जैसे मेरी कोई प्रॉपर्टी है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, सरकार की कोई प्रॉपर्टी है तो वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है या गवर्नमेंट कंट्रोल्ड प्रॉपर्टी है, ठीक है। सो ये लोग क्या थे, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में यहां पर नहीं थे, बट डिसलाइक कंसेंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन द हैंड्स ऑफ अ फ्यू, लेकिन यहां पर जो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी है वो केवल उसका कंसेंट्रेशन, मतलब वो कुछ ही लोगों के पास इकट्ठा यहां पर हो जाए, ये इसके अगेंस्ट भी आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। प्राइवेट प्रॉपर्टी होनी चाहिए लेकिन प्रॉपर्टी का कंसेंट्रेशन जो है वो यहां पर नहीं होना चाहिए, ये बात यहां पर इन्होंने बताई थी। तो ये सारे के सारे पॉइंट जो हैं ये रेडिकल्स की यहां पर व्यू पॉइंट्स आपको देखने को मिल गए। तो इस तरीके से ये चीजें जो है वो डिफरेंशिएट करने को भी आ सकती हैं, है ना, कि लिबरल्स और रेडिकल्स जो है उनको डिफरेंशिएट करो, है ना, या उनके जो व्यू पॉइंट्स हैं वो यहाँ पर कैसे होंगे, क्या सोचते थे वो, क्या विचारधारा थी, उस तरीके से अलग अलग सवाल आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कि व्हाट वर द व्यू पॉइंट्स ऑफ द कंजर्वेटिव्स, ठीक है, कंजर्वेटिव्स जो हैं उनके व्यू पॉइंट्स यहां पर क्या हैं। अब देखो ये तीनों क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले, है ना, मतलब इसमें अगर आप देखोगे तो एक बार लिबरल्स का पूछ लिया, एक बार कंजर्वेटिव का पूछ लिया, एक बार रेडिकल्स का पूछ लिया, तो तीनों चीजें अगर अच्छे से क्लियर रहेंगी तो आसानी से जो भी पेपर में क्वेश्चन आएगा उसको आप अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। सो कंजर्वेटिव्स के बारे में क्या व्यू पॉइंट्स है ये आपको बताना है। तो अगर आप देखोगे कि अर्लियर इन द 18th सेंचुरी, है ना, मतलब 18th सेंचुरी में जो कंजर्वेटिव्स थे उनका मानना ये था कि जो यहां पर ये चेंज की बात हो रही है, आइडिया ऑफ चेंज, है ना, उनको ये लग रहा था कंजर्वेटिव मतलब ये होता है कि जो लोग चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, है ना, कि बदलाव नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप देखोगे तो अर्ली 18th सेंचुरी में यहां पर क्या हुआ था कि जो ये चेंजेस की बात यहां पर कर रहे थे लोग,
उसके अगेंस्ट में यहां पर आपको कंजर्वेटिव देखने को मिले। और मतलब ये जो पूरा का पूरा एग्जिस्टिंग सिस्टम था, जिस तरीके से सार का रूल यहां पर चल रहा था, वो उसी तरीके से चलना चाहिए, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। इस तरीके की बातचीत जो है वो कंजर्वेटिव्स के बीच में यहां पर होती थी, इनके व्यू पॉइंट जो है वो इस तरीके से निकलकर सामने आते थे। बट 19th सेंचुरी में अगर हम देखेंगे, दे एक्सेप्टेड दैट सम चेंजेस वाज इनविटेबल बट बिलीव दैट द पास्ट हैड टू बी रिस्पेक्टेड। मतलब कुछ चेंजेस जो हैं वो बहुत जरूरी हैं। तो इनको ये लगा, जो कंजर्वेटिव विचारधारा के लोग थे उनको ये लगा कि यार कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जिनको हम रोक नहीं सकते, वो चेंज जरूरी है ना। लेकिन इन्होंने ये भी बात बताई कि भाई जो पास्ट यहां पर था, जिस तरीके से पहले रूल यहां पर हो रहा था, उसको रिस्पेक्ट यहां पर प्रोवाइड करना चाहिए। एंड चेंजेस हैड टू बी ब्रॉट अबाउट थ्रू अ स्लो प्रोसेस। मतलब यहां पर क्या है कि रेडिकल चेंज यहां पर नहीं करना है कि एकदम से ही सब कुछ परिवर्तित कर दिया आपने। धीरे धीरे यहां पर क्या करनी है कि चीजें जो हैं वो बदलनी है। उससे यहां पर क्या होगा कि सब लोग धीरे धीरे करके चीजों को एक्सेप्ट यहां पर करने लगेंगे। तो ये सारे के सारे जो व्यू पॉइंट्स हैं, ये आपको कंजर्वेटिव्स के व्यू पॉइंट्स यहां पर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये तीनों मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो कवर करा दिए, जिसमें लिबरल्स यहां पर क्या सोचते हैं, ठीक है, रेडिकल्स यहां पर क्या सोचते हैं, और कंजर्वेटिव्स यहां पर क्या सोचते हैं। और इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन जो है वो आपके पेपर में डायरेक्टली पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। What changes did the industrialization bring to the then society? मतलब उस टाइम पर जो यूरोप में सोसाइटी आपको देखने को मिल रही थी, रशिया में जो सोसाइटी आपको देखने को मिल रही थी, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन यहां पर हुआ है ना, मतलब जब नई नई इंडस्ट्रीज वगैरह ओपन होने लग गई, लोगों का जो यहां पर आप ये कह सकते हैं कि काम है वो इंडस्ट्रीज में जब यहां पर बढ़ने लग गया, तो उसके बाद उस टाइम पर जो सोसाइटी थी उसमें क्या क्या परिवर्तन आपको देखने को मिले, ये चीज आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे अब यहां पर अगर हम देखेंगे तो एक टर्म होता है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब यह है कि इंटरनेशनल लेवल पर जो अलग अलग कंट्रीज हैं उनके बीच में जो कांटेक्ट है, जो ट्रेड है, वो सब चीजें यहां पर बढ़ रही हैं, तो उसको ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। इसी तरीके से जो इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, इसका मतलब है कि इंडस्ट्रीज का जो रोल है वो यहां पर बड़े स्केल पर आपको देखने को मिल रहा है, और उस पूरी की पूरी प्रोसेस को हम यहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो यहां पर कहते हैं। ठीक है, सो इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के बाद जो सोसाइटी यहां पर थी उसमें क्या क्या परिवर्तन हुए उसके बारे में बात करना है। ठीक है, अब क्या हुआ कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन यहां पर आपको देखने को मिला, तो उस टाइम पीरियड पर सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस जो हैं, मतलब कि सामाजिक और आर्थिक बदलाव जो है वो बड़े स्केल पर आपको देखने को मिला। प्रोफाउंड मतलब बड़े स्केल पर आपको देखने को मिला। इट वॉज अ टाइम व्हेन न्यू सिटीज केम अप एंड न्यू इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन्स डेवलप। ठीक है, मतलब इसमें क्या हुआ कि जब इंडस्ट्रीज वगैरह यहां पर हुई, तो जहां जहां पर इंडस्ट्रीज ओपन होती थी, नए शहर यहां पर ओपन होते थे, है ना। फिर उसके बाद इंडस्ट्रियलाइज जो रीजन्स यहां पर थे वो डेवलप थे, है ना। जैसे अलग अलग इंडस्ट्रियल एरियाज आपको देखने को मिलते हैं, तो वहां पर उनका डेवलपमेंट हुआ। फिर उसके बाद सामान को ले जाने के लिए, वापस लेकर आने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने के लिए रेलवेज वगैरह जो है उनको यहां पर एक्सपेंड किया गया, एंड द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन अकर्ड। ठीक है, इसी वजह से यहां पर क्या हुआ कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो है वो आपको देखने को मिला। मतलब जो भी चीजें यहां पर एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो रही थी, उसके बाद लोगों ने यहां पर डिसाइड किया कि भाई अब हम यहां पर इंडस्ट्रीज वगैरह में काम करना जो है वो यहां पर स्टार्ट करेंगे। फिर उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन में अगर आप देखोगे, मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रेन, ठीक है, इनको यहां पर क्या है कि फैक्ट्रीज में यहां पर आने लग गए, है ना। मतलब कि जो पुरुष है, महिलाएं हैं और जो बच्चे हैं वो लोग फैक्ट्रीज वगैरह में काम करने लग गए। वर्क आवर्स वर ऑफन लॉन्ग एंड वेजेस वर वेरी लो। ठीक है, तो ये तो प्रॉब्लम थी ही, है ना। मतलब रशियन रिवॉल्यूशन में ही आप ये कह सकते हैं कि जो प्रोटेस्ट वगैरह यहां पर हो रही थी वो इन्हीं वजह से हो रही थी। क्यों? क्योंकि लोगों को ये लगा कि इंडस्ट्रीज से बहुत प्रॉफिट हो रहा है, और जितना काम करेंगे उतना प्रॉफिट डबल होगा हमारा, ठीक है, ट्रिपल होगा। तो यहां पर क्या हुआ कि जो वर्किंग आवर्स होते थे वो काफी बड़े होते थे, और उसके हिसाब से जितनी लोगों को यहां पर सैलरी वगैरह मिलनी चाहिए, वेजेस मिलने चाहिए, उसके अकॉर्डिंग यहां पर नहीं मिल रहे थे। ठीक है, बाद में ये सब जो है वो आपको डिफरेंसेस देखने को मिले, जिसकी वजह से प्रोटेस्ट वगैरह भी यहां पर हुई। अनएम्प्लॉयमेंट वॉज अ कॉमन पर्टिकुलरली ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ लो डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स। ठीक है, अब अगर देखिए क्या होता है कि प्रोडक्शन जो है वो यहां पर तेजी से होगा जब यहां पर डिमांड होगी। देखिए सिंपल से बात अगर आप यहां पर समझोगे तो दो चीजें होती है, एक होता है आपका सप्लाई, ठीक है, और एक यहां पर होता है डिमांड। अब इन दोनों के बीच में क्या है कि प्रॉपर तरीके से जो है वो यहां पर एक रिलेशन होता है। अगर क्या होगा कि डिमांड यहां पर हाई है, ठीक है, तो डिमांड अगर हाई होगी तो सप्लाई यहां पर क्या है वो डिपेंड करती है कि वो अच्छी तरीके से प्रोडक्शन हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए कि डिमांड ही यहां पर कम हो गई, है ना, तो यहां पर क्या होगा कि आपने जो भी सप्लाई के लिए सामान यहां पर बनाए थे वो उसकी डिमांड ही नहीं है मार्केट में, तो क्या होगा कि लोग क्या करेंगे कि काम रोक देंगे कि यार अभी हमको यहां पर प्रोडक्शन नहीं करना है। तो अब यहां पर क्या होगा कि जब प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, फैक्ट्रीज में कोई काम ही नहीं हो रहा है, तो जितने लोगों को आपने हायर किया था उनकी सैलरी तो आपको देनी पड़ेगी ना। तो इसलिए ये लोग क्या करते हैं कि लोगों को अपनी जॉब वगैरह से यहां पर निकाल देते हैं। सो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट आपको देखने को मिलेगा। सो उस टाइम पीरियड पर सोसाइटी में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत कॉमन था, क्योंकि यहां पर क्या होता था कि डिमांड जो थी वो बहुत कम हो गई थी, किसकी? इंडस्ट्रियल गुड्स की।
हाउसिंग एंड सैनिटेशन वर प्रॉब्लम सिंस टाउन्स वर ग्रोइंग रैपिडली। ठीक है, तो पहले जो रहने वगैरह के स्थान होते थे, है ना, बहुत सारे लोग यहां पर आ गए, तो पहले तो अच्छी फैसिलिटीज थी, लेकिन बाद में डॉर्मेटरीज वगैरह में यहां पर रहने लग गए और आसपास जो था वो सफाई वगैरह भी बहुत नहीं थी, तो हेल्थ कंडीशंस भी यहां पर आप ये कह सकते हैं कि जो वर्कर्स वहां पर काम कर रहे थे उनकी बहुत खराब आपको देखने को मिलती थी। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो आपको डेवलप यहां पर होती हुई दिखाई दी। सोसाइटी में इस तरीके के जो चेंजेस हैं वो आपको देखने को मिले। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन नंबर 4 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से सोसाइटी में उस टाइम पीरियड पर क्या परिवर्तन हुए थे, क्या चेंजेस यहां पर आए थे, तो ये सारे चेंजेस आपको यहां पर लिखने पड़ेंगे। ठीक है, अब बड़े नंबर में आएगा क्वेश्चन तो ज्यादा चीजें आप मेंशन कर देना, छोटे नंबर में अगर क्वेश्चन आएगा 3 नंबर में आएगा तो 4 से 5 पॉइंट यहां पर लिख देना, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहां पर चीजों को चेंज कर सकते हो। लेकिन इससे क्या है, ये पूरा का पूरा टॉपिक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि भाई उस टाइम पीरियड पर जब इंडस्ट्रीज यहां पर आई थी तो सोसाइटी में किस तरीके के चेंजेस यहां पर हो रहे थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। What solution did radicals and liberals find to the problem of the industrial society? रेडिकल्स जो थे और जो लिबरल्स थे, ठीक है, इनके व्यू पॉइंट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इनमें डिफरेंस क्या है ये आपको पता है। लेकिन अब यहां पर ये बोला जा रहा है कि जो आपके रेडिकल्स थे और जो लिबरल्स थे, है ना, उन्होंने जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी थी उसमें जो प्रॉब्लम्स यहां पर थी, है ना, उनका सॉल्यूशन इन्होंने यहां पर क्या फाइंड किया ये आपको बताना है। तो ऑलमोस्ट ऑल इंडस्ट्रीज वर द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल्स, मतलब यहां पर क्या है कि जितनी भी इंडस्ट्रीज वगैरह ओपन थी वो किसी ना किसी पर्सन को यहां पर बिलोंग करती थी, है ना, मतलब आप ये कह सकते हैं कि इंडिविजुअल्स थे जिन्होंने अलग अलग लेवल पर अलग अलग इंडस्ट्रीज को यहां पर ओपन किया था। लिबरल्स एंड रेडिकल्स देमसेल्फ वर ऑफन प्रॉपर्टी ओनर्स एंड एम्प्लॉयर्स। ठीक है, मतलब जो लिबरल्स यहां पर थे और जो रेडिकल्स यहां पर आपको देखने को मिलेंगे ये भी कई इंडस्ट्रीज वगैरह के मालिक होते थे, या आप ये कह सकते थे कि कई लोगों को यहां पर ये एम्प्लॉयमेंट वगैरह जो है वो यहां पर प्रोवाइड करते थे। हैविंग मेड देयर वेल्थ थ्रू ट्रेड और इंडस्ट्रियल वेंचर्स, they felt that such efforts should be encouraged, that its benefit would be achieved if the workforce in the economy was healthy and citizens were educated। तो अब यहां पर क्या हुआ कि जब इंडस्ट्रीज बहुत अच्छा काम यहां पर करने लग गई, जब इनको लगा कि यार हमारे जो भी यहां पर ये ट्रेड वगैरह कर रहे हैं हम, या जो हमारी इंडस्ट्रीज वगैरह हमने ओपन करी है उससे जो प्रोडक्शन वगैरह यहां पर किया जा रहा है उससे हमको बहुत बेनिफिट हो रहा है, तो जो लिबरल्स थे और रेडिकल्स थे उनको ये लगा कि अगर हम इसी तरीके से अपने जो यहां पर हमको प्रॉफिट वगैरह हो रहा है इसको हम कंटिन्यू यहां पर करना चाहते हैं, तो ऐसी चीज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसी चीज के लिए हमें जो वर्कफोर्स है जो फैक्ट्रीज में यहां पर काम करे, अभी ये थोड़ा ना काम करते हैं, वर्कर्स काम करते हैं, तो इनको ये लगा कि अगर जो वर्कर्स यहां पर हैं अगर वो हेल्दी होंगे, है ना, और जो नागरिक हैं वो एजुकेटेड होंगे, तो इससे क्या होगा कि इनका जो प्रॉफिट है वो बड़े स्केल पर आपको होता हुआ दिखाई देगा। मैं बार बार आपसे इस बात के बारे में डिस्कशन करता हूं कि कोई भी देश है अगर वहां की जनता को एक अच्छा हेल्थ सिस्टम यहां पर मिले और उनको एक अच्छी एजुकेशन यहां पर प्रोवाइड करे, तो वो जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल होता है ना वो उस कंट्री के लिए एक एसेट बन जाएगा, है ना, लाइबिलिटी नहीं रहेगा, वो एक एसेट यहां पर बन जाएगा। एसेट का मतलब ये है कि वो कहीं ना कहीं जॉब करेगा जिससे कंट्री की जो इकोनॉमी है उसमें उसका भी कंट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलेगा। तो यही बात जो है वो लिबरल्स ने और रेडिकल्स ने भी सोची कि भाई जो वर्कफोर्स है अगर वो यहां पर स्वस्थ रहेगी, एजुकेटेड आपको देखने को मिलेगी, तो उससे यहां पर क्या है कि बहुत ज्यादा डेवलपमेंट जो है वो उनका भी देखने को मिलेगा और साथ ही साथ वर्कफोर्स जो है उसको भी यहां पर बेनिफिट देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद जो ओल्ड अरिस्टोक्रेसी थी उनको जो यहां पर प्रिविलेजेस यहां पर मिल रही थी उनको अपोज किया, है ना। अरिस्टोक्रेसी मतलब अरिस्टोक्रेट्स कौन होते थे, जो वो यहां पर क्या है कि बाकी जो सिटीजन यहां पर है उनसे श्रेष्ठ अपने आप को समझते थे, या तो उनके पास लैंड बहुत ज्यादा हो सकता है, वेल्थ बहुत ज्यादा हो सकती है, तो मतलब उनको इस तरीके से यहां पर देखा जाता था। हेड बाय बर्थ मतलब कि अब क्या है कि जो बर्थ के बेसिस पे यहां पर उनको अलग अलग तरीके की जो प्रिविलेजेस मिलती थी उनको इन्होंने अपोज किया। दे फर्मली बिलीव्ड इन द वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट, लेबर एंड एंटरप्राइज। ठीक है, मतलब कि जो लोग यहां पर काम करते हैं, ठीक है, उनके इंडिविजुअल एफर्ट पर हमको फोकस करना है, साथ ही साथ जितनी मेहनत वो यहां पर कर रहे हैं और जो एंटरप्राइज है इसके इंडिविजुअल एफर्ट्स के ऊपर हमको यहां पर काम करना है। ऐसा नहीं कि जो पहले से प्रिविलेजेस यहां पर मिल रही हैं उन्हीं चीज को हम यहां पर कंटिन्यू करते रहेंगे। फिर उसके बाद बोला गया है कि इफ अ फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल वाज इंश्योर्ड, है ना, मतलब अगर हर एक इंसान की फ्रीडम को हम यहां पर इंश्योर करेंगे, इफ द पुअर कुड लेबर एंड दोज विद कैपिटल कुड ऑपरेट विदाउट रिस्ट्रेंट। ठीक है, मतलब यहां पर क्या है कि जो गरीब व्यक्ति है अगर वो यहां पर काम करेगा और जिसके पास यहां पर पैसे हैं उनको बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस वगैरह के यहां पर काम करने दिया जाएगा, दे बिलीव दैट सोसाइटीज वुड डेवलप। ठीक है, तो उनको ये लगा कि सोसाइटीज में जो भी यहां पर गलत तरीके की चीजें चल रही हैं उनको हम यहां पर रोक सकते हैं और सोसाइटीज को अच्छी तरीके से यहां पर हम डेवलप कर सकते हैं। तो जो भी यहां पर रेडिकल्स थे, जो लिबरल्स थे, है ना, जो भी इंडस्ट्रियल सोसाइटी में प्रॉब्लम्स यहां पर थी, उनके हिसाब से लगा कि ये सारे के सारे प्रोविजन यहां पर किसी भी सोसाइटी में होने चाहिए ताकि यहां पर सोसाइटीज को रन करने में, डेवलप करने में कोई प्रॉब्लम यहां पर निकल कर सामने ना आए। तो ये थी उनकी विचारधारा जिसके बेसिस पे उन्होंने यहां पर सॉल्यूशंस को फाइंड किया।
ठीक है। कभी भी किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट अगर आपको आता है ना, कि सर ये समझ में नहीं आया या ये बात समझ में नहीं आई, तो आप अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, ठीक है। मैं आपके डाउट्स वगैरह को देखता हूं, तो जब भी यहां पर समय मिलेगा मैं आपके डाउट्स को यहां पर डेफिनेटली हो सकता है कि अगले सेशन में मैं यहां पर कवर कर दूं। तो ऐसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए जो आपको समझ में ना आए, है ना। जो भी चीज डाउट अगर आता है सॉल्यूशन वीडियो को देखते हुए या कोई भी वीडियो को देखते हुए, तो आप अपने डाउट जो है वो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा, ठीक है। और अगर आप में से किसी को पता है उसका डाउट, तो आप लोग एक दूसरे का रिव्यू भी कर सकते हो और उसको आंसर भी यहां पर प्रोवाइड कर सकते हो। तो आपको क्या करना है कि जो कमेंट सेक्शन है ना, उसका भरपूर प्रयोग करना है ना, ताकि हम एक दूसरे को सिखा सकें, दूसरों से सीख सकें। इस तरीके से अगर आप अपनी विचारधारा बनाओगे ना, तो डेफिनेटली यहां पर क्या है कि जो माइंडसेट है उसमें आपको बहुत चेंजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 हम देखते हैं। What were the different vision of socialism? ठीक है, सोशलिज्म जो यहां पर था समाजवाद, ठीक है, उसके यहां पर डिफरेंट विजन्स यहां पर क्या क्या थे ये बताया जा रहा है। तो देखो क्या होता है कि कई लोग यहां पर थे, ठीक है, जैसे रॉबर्ट ओवेन देख सकते हैं, लुइस ब्लैंक हम देख सकते हैं, काफी सारे लोगों की विचारधारा थी। कार्ल मार्क्स हो गए, फ्रेडरिक एंगल्स आपको देखने को मिलेंगे, तो काफी लोग यहां पर थे। तो सबके पॉइंट आप मेंशन कर दो। तो देखो अब इसमें क्या है कि किसी के भी बारे में जो है वो इंडिविजुअली भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है ना। तो अब हम क्या करेंगे कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के माध्यम से जो भी यहां पर अलग अलग लोग थे, वो यहां पर किस तरीके की सोशलिज्म का उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू था, वो सब चीजें हम यहां पर देख लेते हैं। तो 5 नंबर का क्वेश्चन भी यहां पर प्रिपेयर हो जाएगा और इंडिविजुअली सबका मैं बता दूंगा। तो अगर कोई सिंगल इंडिविजुअल का अगर आपसे क्वेश्चन आएगा तो वो भी कवर हो जाएगा, ठीक है। सो यहां पर क्या है कि सम बिलीव्ड इन द आइडिया ऑफ कोऑपरेटिव्स, ठीक है। कोऑपरेटिव्स बेसिकली यहां पर क्या होते हैं कि वो सारे के सारे लोग मिलकर एक साथ काम करते हैं, जिनका एम एक जैसा है ना, जो एक ही तरीके से यहां पर अपने उन्होंने डिसाइड किया कि हम सब साथ में काम करेंगे और जो भी हमारा प्रॉफिट वगैरह होगा उसको फिर हम उसके अकॉर्डिंग जो है वो यहां पर शेयर करेंगे। तो ऐसी चीजों को हम बोलते हैं कोऑपरेटिव्स, ठीक है। जैसे हमारे देश में अमूल वगैरह है। अमूल क्या है? अमूल जैसे आपने सुना है ना अमूल के बारे में, अमूल एक कोऑपरेटिव है। तो कोऑपरेटिव का बेसिक मतलब यहां पर ये होता है कि हम सब लोग का जो यहां पर है, हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम एक साथ काम करेंगे, एक दूसरे के बेनिफिट के लिए यहां पर काम करेंगे और जो भी इससे प्रॉफिट होगा वो हम जिस भी बेसिस पे जैसा लोगों ने यहां पर कंट्रीब्यूट किया उसके बेसिस पे हम यहां पर इसको जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। और हमारे देश में जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कोऑपरेटिव्स को डेवलप करना, उसको यहां पर जो है वो आप ये कह सकते हैं कि प्रमोट करने की बातें भी जो है वो यहां पर लिखी गई हैं। सो यहां पर क्या है कि आइडियाज जो है वो कोऑपरेटिव्स के ऊपर बिलीव किया। जैसे रॉबर्ट ओवेन के बारे में अगर आप देखोगे तो ये एक लीडिंग इंग्लिश मैन्युफैक्चरर थे। इन्होंने ये बोला कि हमको एक कोऑपरेटिव कम्युनिटी जो है वो डेवलप करनी चाहिए। और यूएसए में, ठीक है, वैसे तो यहां पर ये इंग्लिश मैन्युफैक्चरर थे, लेकिन यूएस में इन्होंने जाकर इंडस्ट्रीज वगैरह जो है वो डेवलप करी और वहां पर एक कोऑपरेटिव कम्युनिटी जो है वो यहां पर डेवलप करी, जिसका नाम क्या है? न्यू हार्मनी इन इंडियाना यूएसए, ठीक है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ लेंगे आपसे कि न्यू हार्मनी इन इंडियाना यूएस जो है वहां पर ये कोऑपरेटिव जो है वो किसने बनाई थी? तो आपको इसका आंसर देना है रॉबर्ट ओवेन ने जो है ये चीजें यहां पर डेवलप करी थी। फिर उसके बाद और भी सोशलिस्ट थे, उनका कहना यह था कि कोऑपरेटिव्स कुड नॉट बी बिल्ट ऑन अ वाइड स्केल ओनली थ्रू इंडिविजुअल इनिशिएटिव, है ना। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि केवल क्या है कि हम लोग कोऑपरेटिव्स के बारे में बात कर रहे हैं तो कोऑपरेटिव्स को हमने जो है वो इंडिविजुअल इनिशिएटिव लेकर बहुत सारी कोऑपरेटिव्स हमने डेवलप कर दिया। दे डिमांडेड दैट गवर्नमेंट इनकरेज कोऑपरेटिव्स। गवर्नमेंट को यहां पर क्या करना है, मतलब जो यहां पर रॉबर्ट ओवेन था उनका यहां पर ये नहीं कहना था कि गवर्नमेंट को भी यहां पर इन्वॉल्व करना है, लेकिन यहां पर जो लुइस ब्लैंक है इनका कहना यह था कि गवर्नमेंट को भी यहां पर इंकरेज करना है कोऑपरेटिव्स को, ठीक है। इन फ्रांस फॉर इंस्टेंस लुइस ब्लैंक वांटेड द गवर्नमेंट टू इंकरेज कोऑपरेटिव्स एंड रिप्लेस कैपिटलिस्ट, जो भी यहां पर आपकी इंटरप्राइजेस थे, जो लोग क्या करते थे केवल प्राइवेट प्रॉपर्टी ओनर थे, है ना, और साथ ही साथ केवल प्रॉफिट के ऊपर काम करते थे। वर्कर्स वगैरह का बेनिफिट यहां पर कैसे होगा, किस तरीके से होगा, इन चीजों के ऊपर उनको ज्यादा ध्यान यहां पर नहीं होता था, ठीक है। तो ये चीज यहां पर इन्होंने करी। लार्ज नंबर ऑफ पीपल वॉलंटरली कंट्रीब्यूट टू स्टार्ट अ बिजनेस फॉर वेलफेयर ऑफ पीपल, ठीक है। तो सब लोग मिलकर यहां पर काम करते थे। केवल कुछ लोग अगर यहां पर इंडिविजुअल एफर्ट्स यहां पर आपको देखने को मिलेंगे कोऑपरेटिव्स के डेवलपमेंट में, तो वो चीजें ज्यादा बेनिफिशियल नहीं होंगी अकॉर्डिंग टू यहां पर जो लुइस ब्लैंक है उनके अकॉर्डिंग। तो ये चीजें उस तरीके से डेवलप यहां पर करी गई। तो ये दो लोगों के बारे में बात हो गई। फिर उसके बाद कार्ल मार्क्स और जो फ्रेडरिक एंजल्स यहां पर थे एडेड देयर आइडियाज टू दिस बॉडी ऑफ आर्गुमेंट, ठीक है। उन्होंने भी अपने आइडियाज जो है उनको यहां पर ऐड किया। मार्क्स ने यहां पर यह कहा कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी वॉज कैपिटलिस्ट, कैपिटलिस्ट ओन द कैपिटल इन्वेस्टेड इन फैक्ट्रीज एंड द प्रॉफिट ऑफ कैपिटलिस्ट वाज प्रोड्यूस्ड बाय द वर्कर्स, ठीक है। इनका मतलब ये हुआ कि जो भी फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज यहां पर बनाई गई हैं, डेवलप करी गई हैं, जिसके पास पैसा होता है वो उस फैक्ट्री में, इंडस्ट्रीज में जो है वो पैसा यहां पर लगाते हैं। लेकिन जो भी प्रॉफिट यहां पर प्रोड्यूस होता है वो कौन प्रोड्यूस करवाता है? वो वर्कर्स करवाते हैं। क्यों? क्योंकि वर्कर्स वहां पर काम करते हैं, है ना। आपने तो पैसा इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन वर्कर्स का यहां पर मेहनत था जिसकी वजह से वो प्रॉफिट आपको यहां पर देखने को मिला, ठीक है।
द कंडीशन ऑफ वर्कर्स कुड नॉट इंप्रूव एज लॉन्ग एज दिस प्रॉफिट वॉज एक्यूमुलेटेड बाय द प्राइवेट कैपिटलिस्ट। तो मार्क्स का कहना यह था कि अगर हम वर्कर्स की कंडीशन को इंप्रूव करना चाहते हैं तो ये चीजें तब तक नहीं होंगी जब तक ये जो प्रॉफिट यहां पर ये प्रोड्यूस करते हैं वो जो जिसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, मतलब जो वो इस इंडस्ट्री का या फैक्ट्री का मालिक था, अगर वो सारा का सारा प्रॉफिट एक्यूमुलेट कर लेगा, इकट्ठा कर लेगा अपने पास, तो वर्कर्स की कंडीशन जो है वो इंप्रूव यहां पर नहीं होने वाली है। वर्कर्स हैड टू ओवरथ्रो कैपिटलिज्म एंड द रूल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो मार्क्स यहां पर ये कहते थे, मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स जो हैं उनकी जो बातें थी वो लगभग मिलती जुलती थी। तो यहां पर इनका कहना यह था कि हमको कैपिटलिज्म जो है, जिसमें प्रॉफिट ओरिएंटेड अप्रोच यहां पर लोग रखते थे, उसको यहां पर क्या करना है कि उसको बाहर फेंक देना है, और साथ ही साथ यहां पर क्या है कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी का रूल है उसको भी खत्म करना है। मार्क्स यहां पर बिलीव करते थे दैट टू फ्री देमसेल्फ फ्रॉम द कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉइटेशन वर्कर्स हैड टू कंस्ट्रक्ट अ रेडिकली सोशलिस्ट सोसाइटी, दे आर ऑल प्रॉपर्टी वॉज सोशली कंट्रोल्ड। मतलब यहां पर क्या है कि जो भी वहां पर अलग अलग लोग आपको देखने को मिल रहे थे, वो लोग यहां पर क्या करेंगे, वो लोग उन प्रॉपर्टी को यहां पर कंट्रोल करेंगे। तभी यहां पर क्या होगा कि जो वर्कर्स उन फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में यहां पर काम कर रहे थे, उनका एक्सप्लॉइटेशन जो है वो यहां पर रोका जा सकता है। अगर केवल हम इस बात के ऊपर फोकस करेंगे कि भाई यहां पर क्या होगा कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑनर्स हैं, ठीक है, वही सारा का सारा प्रॉफिट यहां पर ले जाएंगे, तो इससे फिर कोई बेनिफिट जो है वो यहां पर नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ये अलग अलग लोगों की विचारधारा थी, है ना। और सोशलिस्ट जो यहां पर सोशलिज्म के जो डिफरेंट विजन्स थे, है ना, रॉबर्ट ओवेन ने क्या कहा, लुइस ब्लैंक ने क्या कहा, मार्क्स और फ्रेडरिक जो एंजल्स हैं उन्होंने यहां पर क्या कहा, ये तीनों चीजें जो हैं ये मैंने यहां पर आपको कंप्लीट करा दी हैं। ठीक है, तो किसी के बारे में भी इंडिविजुअल भी यहां पर पूछा जा सकता है, और बड़े नंबर वाले क्वेश्चन में 5 नंबर में जो है वो ये क्वेश्चन भी यहां पर डायरेक्टली आ सकता है। ठीक है, तो इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, व्हाट वाज द सेकंड इंटरनेशनल। ठीक है, सेकंड इंटरनेशनल यहां पर क्या था, देखिए फर्स्ट इंटरनेशनल मतलब जो पहले से चीजें यहां पर चली आ रही थी उनको रिप्लेस करके जो नई चीजें यहां पर आपको देखने को मिल रही हैं उसको हम सेकंड इंटरनेशनल जो है वो यहां पर कहते हैं। ठीक है, सो अगर हम देखेंगे बाय द 1870 सोशलिस्ट आइडिया स्प्रेड थ्रू यूरोप। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि जो सोशलिस्ट यहां पर आइडिया था वो पूरे के पूरे यूरोप में जो है वो आपको यहां पर फैलता हुआ दिखाई दिया। टू कोऑर्डिनेट देयर एफर्ट्स सोशलिस्ट फॉर्म्ड एन इंटरनेशनल बॉडी नेमली द सेकंड इंटरनेशनल। ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ कि पूरे के पूरे यूरोप में जब इस तरीके के सोशलिस्ट आइडियाज यहां पर आगे बढ़े, तो यहां पर क्या हुआ कि जब हर जगह पर चीजें यहां पर होती है तो एक कोऑर्डिनेशन यहां पर होता है। जब तक आप कोऑर्डिनेशन यहां पर नहीं करोगे तब तक क्या है कि जो चीजें आप यहां पर अचीव करना चाहते हो उस इनिशिएटिव से, वो चीजें आप अचीव नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए क्या हुआ कि जो भी यहां पर ये अलग अलग बॉडीज यहां पर बनाई गई थी, है ना, तो इनके एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करने के लिए एक इंटरनेशनल बॉडी यहां पर बनाई गई जिसको हम सेकंड इंटरनेशनल यहां पर कहते हैं। ठीक है, तो ये छोटा सा एक क्वेश्चन है जो आपसे डायरेक्टली यहां पर पूछा जा सकता है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट अगर आता है तो डू मेंशन इन कमेंट सेक्शन। ठीक है, तो उसको देखकर जो भी यहां पर चीजें होंगी वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखो दिया हुआ है कि व्हाट वर द पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशन इन रशिया बाय द ईयर 1914। 1914 के टाइम पीरियड पर जो यहां पर रशिया था वहां पर जो आपको अलग अलग कंडीशंस हैं, जैसे पॉलिटिकल कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन और सामाजिक कंडीशन, सोशल कंडीशंस यहां पर क्या थी उनके ऊपर लिखना है। अब देखो इसमें क्या है कि ये तीनों चीजें मैंने इंक्लूड कर दी हैं, है ना। अब आपसे क्या है कि इंडिविजुअली भी पूछा जा सकता है कि पॉलिटिकल कंडीशन बताओ 1914 तक यहां पर रशिया में क्या थी, है ना, या इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी या सोशल कंडीशन क्या थी, तो उसको हम यहां पर कवर कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहां पर पॉलिटिकल कंडीशंस के बारे में बात करते हैं। 1914 में अगर आप देखोगे सार निकोलस II जो थे वो रशिया में रूल कर रहे थे, मतलब रशिया के जो राजा थे यहां पर वो कौन थे, वो थे सार निकोलस II। और इनका एम्पायर जो था, रशिया, केवल रशिया अकेला नहीं था, रशियन एम्पायर था। तो रशियन एम्पायर में अगर आप देखोगे तो काफी सारी चीजें थी, जैसे रशिया की जो कैपिटल है आज के टाइम पीरियड पर मॉस्को है ना, लेकिन और भी कई सारे जो रशियन एम्पायर का पार्ट थे ना उसमें आपको रीजन्स देखने को मिलेंगे, जैसे फिनलैंड हो गया, ठीक है, लेटविया यहां पर आपको देखने को मिलेगा, ल्यूथेनिया हो गया, एस्टोनिया हो गया, पोलैंड का पार्ट हो गया, यूक्रेन, बेलारूस, है ना, ये सब चीजें जो हैं ये यहां पर क्या है कि पूरा का पूरा रशियन एम्पायर यहां पर था, जिसके राजा यहां पर सार निकोलस आपको 1914 में देखने को मिलेंगे। उसके बाद अगर आप देखोगे तो इसमें क्या है कि पैसिफिक वाला रीजन तो था ही, लेकिन सेंट्रल एशियन स्टेट्स वगैरह भी जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, जॉर्जिया हो गया, आर्मेनिया हो गया, अजरबैजान हो गया। तो एक छोटा सा क्वेश्चन आपके पेपर में ये भी पूछा जा सकता है कि उन कंट्रीज का नाम आप यहां पर लिखो जो रशियन एम्पायर में यहां पर इंक्लूडेड थे, तो ये सारे नाम आपको यहां पर लिखने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। द सार बिलीव्ड इन डिवाइन राइट ऑफ किंग्स, मतलब सार को ये लगता था कि भाई जो यहां पर राजा होता है उसके पास सबकी सब पावर यहां पर होती है, तो इसका मतलब ये है कि सारी की सारी जो पावर होंगी वो हमारे पास ही यहां पर आपको देखने को मिलेगी। एज अ रूलर ही डिड नॉट सॉल्व द
प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा सार निकोलस से यहाँ पर खुश नहीं थे, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर होती थी लेकिन उनको ये एड्रेस बहुत अच्छी तरीके से नहीं कर पाते थे। तो ये पॉलिटिकल कंडीशंस आपको देखने को मिलती थी। बाकी सब चीजें जो है वो उतने बड़े स्केल पर नहीं थी, सबका सब जो कंट्रोल यहाँ पर था वो राजा के पास आपको देखने को मिलेगा। सोशल कंडीशंस के बारे में बात करेंगे तो यहां पर क्या है कि कौन कौन लोग रहते थे, है ना, मतलब कौन कौन सी पॉपुलेशन यहां पर थी, है ना, कौन से रिलीजन वाले लोग यहां पर रहते थे, उनके बारे में लिखना है। तो मेजॉरिटी जो रिलीजन यहां पर था वो रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी यहां पर आपको देखने को मिलेगा। मतलब रशिया में जो ज्यादातर लोग आपको देखने को मिलेंगे वो क्रिश्चियन मेजॉरिटी वाले लोग देखने को मिलेंगे। और यहां पर क्या है कि विच हैड ग्रोन आउट ऑफ द ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च, जो यहां पर ग्रीस का जो यहां पर चर्च होते थे उनकी आइडियोलॉजी को ये लोग यहां पर फॉलो करते थे। लेकिन इसमें कई सारे लोग और आपको भी देखने को मिलेंगे, जैसे कैथोलिक हो गए, प्रोटेस्टेंट्स हो गए। कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट जो है ना, ये भी क्या है कि ये क्रिश्चियनिटी के ही सेक्ट आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, ये भी क्रिश्चियंस ही हैं, लेकिन कैथोलिक की विचारधारा अलग है और जो प्रोटेस्टेंट्स हैं उनकी विचारधारा अलग आपको देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद मुस्लिम्स हैं, बुद्धिस्ट वगैरह हैं, ये लोग भी आपको देखने को यहाँ पर सोशल कंडीशंस यहाँ पर ये सब रिलीजन के लोग यहाँ पर देखने को मिल रहे थे। द नॉन रशियन नेशनलिटीज वर नॉट ट्रीटेड इक्वल टू दैट ऑफ द रशियन, जो भी नेशनलिटीज यहाँ पर थे उनके साथ। अगर हम यहाँ पर ये बात करेंगे कि जो रशियन जो नेशनल्स थे यहाँ पर, ठीक है, उनके साथ जो चीजें होती थी वो अच्छी होती थी, लेकिन जो यहाँ पर नॉन रशियन जो नेशनलिटीज यहां पर आपको देखने को मिलेंगे उनके साथ सही तरीके का बर्ताव जो है वो यहां पर नहीं किया जाता था। दे वर नॉट गिवन फ्रीडम टू फॉलो देयर कल्चर एंड लैंग्वेज, मतलब कि जो रशियन यहां पर विचारधारा वाले लोग थे, या आप ये कह सकते हैं कि जो रशियन नेशनल यहां पर आपको रिलीजन देखने को मिलेंगे उनको ज्यादा आपको राइट्स देखने को मिलेंगे, बाकी लोगों को कम थे, लेकिन सोसाइटी में वो लोग भी यहां पर प्रेजेंट आपको देखने को मिल रहे थे। फिर उसके बाद इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो इंडस्ट्रीज वाज फाउंडेड इन पॉकेट्स, प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल एरियाज वाज सेंट पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को, ठीक है, मतलब यहां पर आप ये कह सकते थे कि जिनके पास जितना पैसा होता था उसके हिसाब से वो इंडस्ट्रीज को डेवलप करते थे, जैसे सेंट पीटर्सबर्ग हो गया, मॉस्को वगैरह में ये डेवलपमेंट आपको देखने को मिला। और क्राफ्टमैन जो होते थे वो यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करते थे, लेकिन साथ ही साथ अगर आप देखोगे कि लार्ज फैक्ट्रीज एग्जिस्टेड अलोंगसाइड क्राफ्ट वर्कशॉप, है ना, तो बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज वगैरह भी यहाँ पर होती थी। क्राफ्ट वर्कशॉप्स तो होती ही थी, लेकिन उनके साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज भी यहाँ पर डेवलपमेंट का काम कर रही थी। फिर उसके बाद 1890s में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी फैक्ट्रीज वगैरह को जो है वो यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया। When Russia's railway network was extended and foreign investment in industries increased, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि उन फैक्ट्रीज का नंबर जो है वो तब यहाँ पर आपको बढ़ता हुआ दिखाई दिया जब ट्रांसपोर्टेशन आसान हो गया, रेलवेज वगैरह जो है वो एक्सटेंड यहाँ पर करी गई। फिर उसके बाद फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पर होने लग गया, मतलब बाहर से भी पैसा यहाँ पर आने लग गया, तो इंडस्ट्रीज का जो लेवल है वो यहाँ पर इंक्रीज हुआ। कोल प्रोडक्शन डबल्ड एंड आयरन एंड स्टील जो भी यहाँ पर आउटपुट है वो 4 गुना यहाँ पर हो गया, कोल प्रोडक्शन भी डबल हो गया। फिर उसके बाद आयरन स्टील का जो यहाँ पर प्रोडक्शन है वो भी 4 गुना आपको देखने को मिलेगा। 1900 के आसपास अगर आप देखोगे इन सम एरियाज फैक्ट्री वर्कर्स एंड क्राफ्टमैन वर ऑलमोस्ट इक्वल इन नंबर, ठीक है, मतलब कि बहुत ज्यादा यहाँ पर लोग काम करने लग गए। द वर्कर्स वर एक्सप्लॉइटेड बाय द कैपिटलिस्ट विच मेड देयर लाइफ मिजरेबल, ठीक है, तो अब मैंने आपको ये ऑलरेडी अभी समझाया था कि वहां पर क्या होता था कि जो वर्किंग कंडीशंस थी वो उतनी अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से जो फैक्ट्री में वर्कर्स यहाँ पर काम कर रहे थे उनकी लाइफ जो है वो मिजरेबल यहाँ पर बन गई, और फिर उसके लिए चेंजेस वगैरह करने के लिए लोग प्रोटेस्ट वगैरह भी यहाँ पर करने लग गए। तो 1914 के आसपास ये इकोनॉमिक कंडीशंस आपको देखने को मिल रही थी, और पॉलिटिकल कंडीशन और ये सोशल कंडीशंस, ठीक है, कि भाई वहां पर किस तरीके के लोग रहते थे, पॉलिटिक्स यहाँ पर किस तरीके से हो रही थी, है ना, कौन रूल कर रहा था, किसके पास ज्यादा पावर आपको देखने को मिल रही थी, तो ये सब चीजें यहाँ पर आपको बताई गई हैं। तो इंडिविजुअली भी किसी के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है ना, और साथ ही साथ यहाँ पर क्या है कि तीनों चीजों को एक साथ भी यहाँ पर आपसे पूछ सकते हैं, तो वो चीज आपको देखनी है कि किस तरीके से आपको यहाँ पर आंसर देना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। हाउ आर द पीजेंट्स इन रशिया डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अदर यूरोपियन कंट्रीज, मतलब कि जो यहाँ पर किसान थे रशिया में वो बाकी के यूरोप के जो यहाँ पर किसान थे उनसे किस तरीके से ये डिफरेंट थे, ये आपको बताना है। तो देखिए अगर आप देखेंगे तो रशियन इंपायर जो यहाँ पर था उसकी करीब 85% जो पॉपुलेशन यहाँ पर थी वो यहाँ पर क्या करते थे कि अपनी जो लिविंग वगैरह यहाँ पर अर्न करते थे, जो भी पैसा उनको मिलता था, जिस भी तरीके से वो अपना जीवन जी पा रहे थे, उसके लिए जो इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पर था वो कौन सा था, वो एग्रीकल्चर था, मतलब वो लोग एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे थे। द प्रपोर्शन वॉज हाइयर देन इन मोस्ट यूरोपियन कंट्रीज, मतलब यहां पर क्या है कि यूरोप में बाकी जगह पर भी एग्रीकल्चर में लोग इन्वॉल्व थे, लेकिन जितने परसेंटेज यहां पर आपको इन्वॉल्व देखने को मिलेंगे बाकी जगह पर नहीं थे। फॉर इंस्टेंस इन फ्रांस एंड जर्मनी द प्रोपोर्शन वॉज बिटवीन 40% एंड 50%, ठीक है, मतलब वहां पर क्या था कि बहुत ज्यादा परसेंटेज में नहीं थे, 40 से 50% आपको फ्रांस और जर्मनी में यहां पर देखने को मिल रहा था, लेकिन रशिया के केस में 85% थे। लाइक वर्कर्स पीजेंट
टू वर डिवाइडेड, मतलब उसमें भी क्या होता था कि छोटे किसान बड़े किसान इस तरीके से उनमें डिवीजन आपको देखने को मिलेगा। दे वर ऑल्सो डीपली रिलीजियस, तो रिलीजियस डिवीजन भी यहां पर देखने को मिलेगा, अलग अलग धर्म के लोग यहां पर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज यहां पर करते थे। बट एक्सेप्ट इन अ फ्यू केसेस दे हैड नो रिस्पेक्ट फॉर द नोबिलिटी, है ना, नोबिलिटी मतलब नोबल्स वो होते थे जिनके खेत वगैरह में यहां पर क्या करते थे कि किसान यहां पर काम करते थे। कई सारे लोग ऐसे थे जिनके खुद के लैंड वगैरह नहीं होते थे, तो वो दूसरे के लैंड्स में यहां पर काम करते थे। तो नोबिलिटी के ऊपर जो है वो आप ये कह सकते हैं कि ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं करते थे। उनको ये लगता था कि सोशलिज्म यहां पर है तो जो खेतों में हम यहां पर काम कर रहे हैं वो हमारे नाम पर होना चाहिए, है ना। नोबल्स को क्यों प्रोवाइड किया हुआ है? सो नोबल्स गॉट देयर पावर एंड पोजीशन थ्रू देयर सर्विसेज टू द सार, नॉट थ्रू लोकल पॉपुलैरिटी, है ना। मतलब जो भी नोबल्स यहां पर थे उनको जो भी यहां पर ये खेत वगैरह मिले थे, लैंड वगैरह मिले थे, क्योंकि वो सार की सर्विस यहां पर करते थे, तो सार ने खुश होकर उनको वो खेत यहां पर दिए थे। तो उनको जो भी यहां पर ये रेपुटेशन मिली थी वो लोकल पॉपुलैरिटी से नहीं मिली थी, वो सार ने उनको यहां पर प्रोवाइड की थी। दिस वॉज अनलाइक फ्रांस वेयर ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन ब्रिटेनी पीजेंट्स रिस्पेक्टेड नोबल्स एंड फॉट फॉर देम, ठीक है। लेकिन दूसरे यूरोप में अगर आप देखोगे तो वहां पर क्या होता था कि नोबल्स, जैसे फ्रांस का एग्जाम्पल यहां पर लिया गया है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पीरियड पर जो किसान थे वो नोबल्स को यहां पर बहुत मानते थे, है ना, और नोबल्स की चीजों के लिए वो यहां पर उनके खिलाफ ना जाकर उनके लिए यहां पर लड़ाई भी लड़ते थे। लेकिन यहां पर क्या होता था कि अगर आप देखोगे ना तो रशियन जो यहां पर आपको पीजेंट्स देखने को मिलेंगे, इन्होंने नोबल्स से खुद ही लड़ाई लड़ ली थी, है ना। उनको ये लगा कि भाई तुमने, हमारा खेत है, हम इसमें काम करते हैं, हम तुम्हें यहां पर जो है प्रॉफिट प्रोड्यूस करके देते हैं, तो तुम्हें यहां पर क्या करना चाहिए कि खेत हमारे नाम कर देना चाहिए। तो रशिया में जो नोबल्स थे उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते थे, लेकिन दूसरे पार्ट में अगर आप देखोगे तो जो नोबल्स होते थे उनकी रिस्पेक्ट यहां पर होती थी, जो फ्रांस का एग्जांपल आपको यहां पर दिया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये पॉइंट यहां पर याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा, एक और पॉइंट यहां पर आपको दिया हुआ है कि रशियन पीजेंट्स वर डिफरेंट फ्रॉम अदर यूरोपियन पीजेंट्स इन अनदर वे, दे पूल्ड देयर लैंड। जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। वो लोग क्या करते थे कि अपना जो भी लैंड वगैरह होता था ना, इसको एक साथ कर लेते थे, है ना, मतलब पूल कर लेते थे टुगेदर पीरियोडिकली, एंड देयर कम्यून, है ना, कम्यून जो था उसको मिर बोलते हैं हम, डिवाइडेड इट अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ इंडिविजुअल फैमिलीज, दस दे बिकेम नेचुरल सोशलिस्ट, ठीक है। तो याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाए कि हम क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि लाइक कैसे आप कह सकते हो कि जो रशियन यहाँ पर पीजेंट्स थे वो नेचुरल सोशलिस्ट थे, है ना, कि मतलब सब लोग एक साथ मिलकर काम कैसे करते थे। तो याद रखिएगा वो लोग क्या होते थे कि सब लोग जो है वो अपने लैंड को यहाँ पर पूल कर लेते थे, सब लोग यहाँ पर बेनिफिट के लिए काम करते थे, मेहनत करते थे। उसके बाद जो भी यहाँ पर प्रॉफिट होता था, जिसको जिस तरीके की जरूरत यहाँ पर होती थी उसके अकॉर्डिंग उनको जो है वो डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पर किया जा सकता था, इसीलिए उनको यहाँ पर नेचुरल सोशलिस्ट जो है वो यहाँ पर कहते हैं। तो ये पॉइंट जो है अलग से क्वेश्चन के फॉर्म में भी यहाँ पर आ सकता है, तो उसको आपको बस यही चीज जो है वो यहाँ पर जस्टिफाई कर देनी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। हाउ वर द वर्कर्स इन रशिया डिफरेंट फ्रॉम द अदर यूरोपियन कंट्रीज, ठीक है। रशिया में जो यहाँ पर वर्कर्स थे जो इंडस्ट्रीज में काम कर रहे थे, अभी हमने किसानों के बारे में बात करी, है ना, अब हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, वर्कर्स के बारे में बात कर रहे हैं कि रशिया के जो वर्कर्स थे वो बाकी सभी जगह से यहाँ पर क्यों डिफरेंट थे, ये आपको बताना है। So workers were divided social groups unlike in other European countries, workers were divided by skill, ठीक है, मतलब स्किल्स के बेसिस पे क्या होता था, उनमें डिवीजन आपको देखने को मिलता था। कुछ लोगों को ऐसा काम दिया जाता था जिसमें स्किल्स की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती थी, है ना, कुछ में बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं होती थी। जैसे मेटल वर्कर्स कंसीडर्ड देमसेल्फ अरिस्टोक्रेट एमंग अदर वर्कर, ठीक है, देयर ऑक्यूपेशन डिमांडेड मोर ट्रेनिंग एंड स्किल, ठीक है, जो मेटल वाले काम करते थे, है ना, मतलब जिसमें मेटल्स वगैरह का काम होता था, वो जो वर्कर्स होते थे वो अपने आप को क्या समझते थे, श्रेष्ठ समझते थे। अरिस्टोक्रेट आपको अपने आप को समझते थे, है ना, कि भाई हम यहाँ पर क्या है कि हम सबसे अच्छे हैं और बाकी लोगों को इतनी स्किल वगैरह की आवश्यकता नहीं होती है। फैक्ट्रीज वगैरह में अगर आप देखोगे करीब 31% जो है वो महिलाएं भी काम करती थी, है ना, लेबर फोर्स, फैक्ट्री लेबर फोर्स बाय 1914। लेकिन याद रखिएगा उनको यहाँ पर जो पेमेंट मिलती थी, है ना, जो वेजेस यहाँ पर मिलते थे, जितने मेन को मिलते थे उतने जो विमेन यहाँ पर होती थी उनको यहाँ पर नहीं प्रोवाइड किए जाते थे। डिवीजन अमंग वर्कर्स शोड देमसेल्व्स इन अ ड्रेस एंड मैनर टू, मतलब अगर आप वर्कर्स में देखोगे तो कुछ लोगों की ड्रेस वगैरह जो मैनर्स वगैरह होते थे वो काफी अच्छे होते थे, दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे तो कुछ लोगों के नहीं अच्छे होते थे। सम वर्कर्स फॉर्म्ड एसोसिएशन टू हेल्प मेंबर्स इन टाइम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और फाइनेंशियल हार्डशिप बट सच एसोसिएशंस वर फ्यू, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो वर्कर्स यहाँ पर काम करते थे, जैसे आज के टाइम पीरियड पर आपको यूनियंस वगैरह देखने को मिलते थे, तो उस टाइम पीरियड पर भी थे, है ना, कि भाई अगर मान लीजिए कि किसी को जो है अनएम्प्लॉयमेंट के टाइम हो गया तो सब लोग मिलकर उसकी मदद कर देंगे, है ना, या कोई मुश्किल जो घड़ी आ गई है उसके फैमिली के टाइम पर या उसकी लाइफ में, तो उस टाइम पर मदद कर देंगे। लेकिन ऐसे जो एसोसिएशंस वगैरह थे वो बहुत बड़े स्केल पर नहीं थे, कहीं कहीं पर आपको ये देखने को मिलते थे, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पर क्या है कि आप कह सकते हैं कि जो रशियन यहाँ पर वर्कर्स थे
वो बाकी यूरोपियन कंट्रीज में जो वर्कर्स आपको देखने को मिलते थे उससे आपको डिफरेंट यहां पर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट को आपको समझना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, हाउ डिड रशियन पीजेंट बिकेम नेचुरल सोशलिस्ट। ठीक है, जो अभी मैंने आपको क्वेश्चन बताया था कि जो रशियन पीजेंट्स हैं वो यहां पर नेचुरल सोशलिस्ट जो है वो कैसे बन गए। ठीक है, अब यहां पर क्या है कि सम रशियन सोशलिस्ट फेल दैट रशियन पीजेंट कस्टम्स ऑफ डिवाइडिंग लैंड पीरियोडिकली मेड देम नेचुरल सोशलिस्ट। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि वो लोग क्या करते थे कि वो लोग अपनी जो पूरी की पूरी यहाँ पर जो लैंड होते थे, खेत वगैरह होते थे, उनको सबको इकट्ठा कर लेते थे, है ना, और उसके हिसाब से काम करते थे। सो पीजेंट्स नॉट वर्कर्स वुड बी द मेन फोर्स ऑफ द रिवॉल्यूशन एंड रशिया कुड बिकम सोशलिस्ट मोर क्विकली देन अदर कंट्रीज। ठीक है, तो उनको ये लगा कि जो पीजेंट्स यहाँ पर होंगे, जो इससे पहले वाला आंसर मैंने आपको बताया ना, उसमें से कुछ चीजें ऐड करनी है और साथ ही साथ आपको ये लिखना है, क्योंकि आप अगर देखोगे ना तो कई बार यहाँ पर डिफरेंस ये होता था कि वर्कर्स जो है वो तो यहाँ पर क्या है कि रिवॉल्यूशन ला सकते हैं, लेकिन डिसएग्रीमेंट यहाँ पर लोगों का इसलिए होता था क्योंकि कुछ वर्कर्स जो है वो कुछ जो पीजेंट्स हैं वो गरीब हैं, कुछ लोग यहाँ पर क्या है अमीर हैं, है ना, और उनके बीच में डिवीजन है, तो वो क्या है कि वो एक जुड़े नहीं हुए हैं, वो अलग अलग आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन कई लोग ये बोलते थे कि नहीं वो नेचुरल सोशलिस्ट हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग अपनी लैंड वगैरह को जो है वो इकट्ठा करते थे, सब लोग उसमें काम करते थे और जैसी जरूरत होती थी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो प्रॉफिट होता था उसको यहाँ पर शेयर करते थे, तो इस वजह से उनको नेचुरल सोशलिस्ट यहाँ पर कहा जाता था। तो यही बात बताई गई, सो पीजेंट नॉट वर्कर्स वुड बी द मेन फोर्स ऑफ द रिवॉल्यूशन, है ना, मतलब कि जो रिवॉल्यूशन यहाँ पर आना है तो उनका मानना यह था कि किसानों के द्वारा जो है वो रिवॉल्यूशन हम यहां पर ला सकते हैं, नॉट वर्कर्स। ठीक है, एंड रशिया कुड बिकम सोशलिस्ट मोर क्विकली देन अदर कंट्रीज, अगर हम यहां पर पीजेंट्स के ऊपर यहां पर फोकस करेंगे तब। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, इन व्हाट वेज वर सोशल डेमोक्रेट्स एंड सोशल रिवॉल्यूशनरीज डिफरेंट इन देयर अप्रोच। ठीक है, अब दो चीजें हैं, एक तो सोशल डेमोक्रेट्स के बारे में बात हो रही है और एक सोशल रिवॉल्यूशनरीज के बारे में यहां पर बात हो रही है। तो इनकी अप्रोच में जो यहां पर डिफरेंस यहां पर था वो यहां पर क्या था। सोशलिस्ट जो रिवॉल्यूशनरी पार्टी थी स्ट्रगल फॉर पीजेंट्स राइट्स एंड डिमांडेड दैट लैंड बिलोंगिंग टू नोबल्स बी ट्रांसफर्ड टू पीजेंट्स। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखोगे तो सोशलिस्ट जो रिवॉल्यूशनरीज थे, है ना, या जो सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी थी, इन्होंने स्ट्रगल यहां पर किया कि जो किसान हैं उनके राइट्स के लिए काम किया। इनका मानना यह था कि जो भी लैंड यहां पर बिलोंग करती है नोबल्स को, ठीक है, वो यहां पर किसको ट्रांसफर कर देनी चाहिए, वो पीजेंट्स को यहां पर ट्रांसफर कर देनी चाहिए। ठीक है, सोशल डेमोक्रेट्स डिसएग्रीड विद सोशलिस्ट, जो भी रिवॉल्यूशनरीज अबाउट पीजेंट्स हैं उनका मतलब जो डेमोक्रेट्स थे ना उनका ये मानना था कि नहीं ये ऐसा नहीं है, गलत है, हम डिफरेंस यहां पर लेकर आते हैं। लेनिन को ये लगता था कि पीजेंट्स वर नॉट वन यूनाइटेड ग्रुप, सम वर पुअर एंड अदर्स रिच, सम वर्कड एज लेबरर्स व्हाइल अदर्स वर कैपिटलिस्ट हु एम्प्लॉयड वर्कर्स। ठीक है, तो मतलब लेनिन की विचारधारा यहां पर ये थी। आपसे ये भी पूछा जा सकता है पेपर में कि लेनिन जो है वो पीजेंट्स के बारे में क्या सोचते थे, है ना, तो ये याद रखिएगा कि मतलब उनका कहना ये था कि पीजेंट्स जो है वो वन यूनाइटेड ग्रुप नहीं है, कुछ उसमें से अमीर हैं, कुछ यहाँ पर गरीब हैं, कुछ यहाँ पर खेतों में लेबर की तरह यहाँ पर काम करते हैं और कुछ यहाँ पर क्या है कि उनके खेत हैं, वो खेत के मालिक हैं, है ना, तो इसलिए यहाँ पर क्या है कि वो वन यूनाइटेड ग्रुप नहीं है। गिवन दिस डिफरेंशिएशन विद इन देम दे कुड नॉट ऑल बी पार्ट ऑफ द सोशलिस्ट मूवमेंट, है ना, और इसी वजह से यहाँ पर क्या है कि लेनिन को ये लगता था कि जो किसान यहाँ पर हैं, जो पीजेंट्स हैं, वो यहाँ पर सोशलिस्ट मूवमेंट का जो है वो पार्ट यहाँ पर नहीं बन सकते क्योंकि वो यूनाइटेड आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी ये कहती थी कि भाई जो नोबल्स को यहाँ पर लैंड दिए गए हैं वो पीजेंट्स को यहाँ पर ट्रांसफर कर दिए जाएं, है ना, लेकिन जो सोशल आपके डेमोक्रेट्स थे उनका मानना ये था कि ये लोग यूनाइटेड ग्रुप आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको समझना है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट वर द इवेंट्स प्रीसीडिंग द 1905 रिवॉल्यूशन, मतलब 1905 रिवॉल्यूशन के पहले यहाँ पर कौन कौन से इवेंट्स आपको देखने को मिले जिसकी वजह से 1905 का रिवॉल्यूशन आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, सो अब यहाँ पर क्या है कि 1905 का जो टाइम पीरियड था वो पर्टिकुलरली जो है वो रशियन वर्कर्स के लिए बहुत बैड आपको देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें क्या हुआ कि जो भी गुड्स वगैरह के प्राइस थे, है ना, और बहुत ज्यादा बढ़ गए और जो रियल वेजेस थे वो भी यहाँ पर डिक्लाइन हो गई, है ना, मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो सैलरी जिस तरीके से आपकी बढ़नी चाहिए उतना इंक्रीमेंट नहीं हुआ, जबकि डिक्रीज यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। द मेंबरशिप ऑफ द वर्कर्स एसोसिएशन रोज dramatically when 4 members of the Assembly of Russian Workers which had been formed in 1904 were dismissed at the Putilov Iron Works, there was a call for industrial action। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि उस टाइम पीरियड पर अगर आप देखोगे सिचुएशन इतनी खराब हो गई थी, बहुत सारे एसोसिएशंस वगैरह भी यहाँ पर जो है वो बने, उसमें मेंबरशिप भी यहाँ पर बढ़ी। फिर क्या हुआ कि उसी जो यहाँ पर ये मेंबरशिप बनी थी एसोसिएशन की, उसी में से 4 वर्कर जो यहाँ पर काम करते थे पुटिलो आयरन वर्क्स में, उनको यहाँ पर जॉब से हटा दिया गया। और जॉब से हटाने की वजह से आप ये कह सकते हैं कि सिचुएशन बहुत खराब हो गई। एसोसिएशंस यहाँ पर बने हुए थे, है ना, तो वो लोग उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर काम करते थे। ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज
over 1,10,000 workers in St. Petersburg went on strike demanding a reduction in the working days to 8 hours and increase in the wages and improvement in the working conditions। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि मतलब कई टाइम से ये सिचुएशंस जो है वो यहाँ पर बनी हुई थी, लेकिन क्या होता है कि प्रोटेस्ट वगैरह को अगर हमको स्टार्ट करना है ना, तो हमें एक रीजन चाहिए होता है कि ये रीजन हमें अगर यहाँ पर मिल जाएगा तो हम चीजों को स्टार्ट कर देंगे। तो वो रीजन क्या था कि जब यहाँ पर 4 वर्कर्स जो यहाँ पर काम कर रहे थे उनको डिसमिस यहाँ पर कर दिया गया। उसके बाद करीब 1,10,000 जो वर्कर्स हैं, ठीक है, उन्होंने स्ट्राइक कर दिया और वो ये बोलने लग गए कि भाई हमारे वेजेस बढ़ाओ, जो यहाँ पर वर्किंग आवर्स है हमारे वो 8 घंटे करो, 14 घंटे 15 घंटे हम काम नहीं करेंगे, और जो वर्किंग कंडीशंस हैं उनको यहाँ पर आप इंप्रूव करो। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरी की पूरी कंडीशन जो है वो यहाँ पर क्रिएट हो रही थी। अब उसके बाद जब ये पूरा का पूरा जुलूस यहाँ पर निकला, ठीक है, इसको यहाँ पर लीड किसने किया? फादर गैपोन ने जो है इसको लीड किया। रीच द विंटर पैलेस, विंटर पैलेस वो जगह थी जहां पर राजा रहते थे। इट वॉज अटैक्ड बाय द पुलिस एंड द कोसैक्स। ठीक है, कोसैक्स बेसिकली कौन होते हैं? जो राजा की पुलिस थी उसको कोसैक्स यहाँ पर कहा जाता है। करीब यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि 100 वर्कर्स जो हैं उन्होंने अटैक किया जब पुलिस और कोसैक्स ने, तो करीब 100 वर्कर्स जो है उनकी जान चली गई और 300 लोग यहाँ पर आपको जख्मी देखने को मिले। और इस पूरे के पूरे इंसिडेंट को हम यहाँ पर क्या कहते हैं? ब्लडी संडे के नाम से यहाँ पर जानते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ब्लडी संडे क्या होता है, तो ब्लडी संडे में आप ये चीज यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ? स्टार्टेड, ठीक है, a series of events that became known as the 1905 revolution। strike took place all over the country and universities closed down and when student bodies stage walkout complaining about the lack of civil liberties। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे ये प्रोटेस्ट हुआ, ब्लडी संडे का इवेंट हुआ, ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ कि ब्लडी नोन एज द 1905 रिवॉल्यूशन, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर क्या है कि कई जगह पर जो स्ट्राइक्स वगैरह है वो आपको यहाँ पर देखने को मिली, है ना। फिर उसके बाद जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेज वगैरह थे, वहाँ से स्टूडेंट्स वगैरह भी यहाँ पर आने लग गए और उन्होंने ये बात करी कि भाई हमें जो इस तरीके की लिबर्टी यहाँ पर मिलनी चाहिए उस तरीके की लिबर्टी हमको मिलती नहीं है ना। तो मतलब आप ये कह सकते हैं कि सीरीज ऑफ इवेंट यहाँ पर आपको देखने को मिले और उसी से फिर आप ये कह सकते हैं कि 1905 का रिवॉल्यूशन जो है वो आपको देखने को मिला। लॉयर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स एंड द अदर मिडिल क्लास वर्कर्स एस्टेब्लिश द यूनियन ऑफ यूनियंस, ठीक है, एंड डिमांडेड अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और इस तरीके से यहाँ पर क्या हुआ कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसकी डिमांड यहाँ पर होने लग गई कि भाई हमारे देश में अगर इस तरीके से यहाँ पर काम करेगा तो कैसे होगा, है ना। तो हमें एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए जो इस तरीके से हमारे ऊपर जो है वो यहाँ पर फोकस करे, ठीक है। तो इस तरीके की डिमांड आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। What was the ब्लडी संडे, ठीक है, वही जो मैंने आपको बताया था, है ना। ब्लडी संडे यहाँ पर क्या है, तो मुझे लगता है कि अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि एक प्रोसेशन था, वर्कर्स जो थे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा थे, है ना, उनको अपनी चेंजेस यहाँ पर करने थे, वर्किंग आवर्स को यहाँ पर रिड्यूस करना था, वेजेस बढ़ाने थे, वर्किंग कंडीशंस को इम्प्रूव करना था। और इसी वजह से एक प्रोसेशन आपको देखने को मिलेगा जो फादर गैपोन की अगुवाई में, ठीक है, वो यहाँ पर पहुँचा और इसने यहाँ पर क्या किया कि अलग अलग तरीके की रिक्वायरमेंट यहाँ पर करी और विंटर पैलेस यहाँ पर पूछे, जहाँ पर पुलिस और जो कोसैक्स यहाँ पर थे उनके द्वारा यहाँ पर अटैक किया गया और इसकी वजह से 100 वर्कर्स और करीब 300 लोग यहाँ पर जो हैं 100 वर्कर्स की जान चली गई और करीब 300 जो वर्कर्स हैं वो जख्मी हो गए। और दिस इंसिडेंट इज नोन एज ब्लडी संडे विच मार्क द 1905 रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो इसको हम 1905 का रिवॉल्यूशन जो है वो यहाँ पर कहते हैं। सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन यहाँ पर समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। एक्सप्लेन द रिजल्ट ऑफ 1905 रिवॉल्यूशन, ठीक है। 1905 का जो रिवॉल्यूशन था उससे क्या रिजल्ट यहाँ पर हुए, तो अगर आप देखोगे 1905 के रिवॉल्यूशन के दौरान सार अलाउड द क्रिएशन ऑफ इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट और ड्यूमा, ठीक है। जो रशिया की पार्लियामेंट है उसको हम ड्यूमा बोलते हैं। तो उन्होंने बोला कि हम लोग क्या करते हैं कि सार को समझ में आ गया कि अब चीज़ें मेरे कंट्रोल से यहाँ पर बाहर जा रही हैं, तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम क्या करते हैं कि एक इलेक्टेड जो कंसल्टेटिव पार्लियामेंट है उसको यहाँ पर बना लेते हैं। For a brief while during the revolution, there existed a large number of trade unions and factory committees made up of factory workers, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, रिवॉल्यूशन के दौरान अगर आप देखोगे तो बहुत नंबर पर फैक्ट्री कमिटीज वगैरह आपको देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद उसके जो मेंबर्स वगैरह थे वो यहाँ पर आपको देखने को मिले, ठीक है। उनके द्वारा ये पूरा का पूरा जो पार्लियामेंट वगैरह था उनका एग्जिस्टेंस जो है वो आपको देखने को मिला, मतलब इसमें मेंबर जो है वो इस तरीके के लोग यहाँ पर शामिल हुए। फिर क्या हुआ कि जो पहली ड्यूमा थी उसको 75 डेज में इन्होंने यहाँ पर डिसमिस कर दिया और उसके बाद आप ये कह सकते हैं कि री इलेक्टेड सेकेंड ड्यूमा विद इन 3 मंथ्स, ठीक है। 3 महीनों में अगर आप देखोगे तो दूसरा ड्यूमा जो है वो यहाँ पर स्टेब्लिश किया गया। ही डिड नॉट, फिर उसके बाद क्या हुआ कि सेकेंड ड्यूमा जो था उसको भी इन्होंने यहाँ पर हटा दिया, ठीक है। फर्स्ट ड्यूमा को भी हटा दिया, सेकेंड ड्यूमा को भी हटा दिया। इनको यहाँ पर ये लगा कि जो भी ये यूनियन वगैरह यहाँ पर बने हुए हैं, ठीक है, जो भी लिबरल्स हैं, है ना, या फिर आप ये कह सकते हैं कि सोशलिस्ट विचारधारा के लोग हैं,
इनको अगर हम ड्यूमा में यहाँ पर करेंगे तो भले हमने ड्यूमा को एक कंसल्टेटिव पार्लियामेंट की तरह यहाँ पर बनाया हुआ है, लेकिन सार को ऐसा लग रहा था कि ये मेरी पावर जो है वो इससे यहाँ पर डिमिनिश हो रही है, कम हो रही है, ठीक है। तो वो ये चाहते थे, ही डिड नॉट वांट एनी क्वेश्चनिंग ऑफ हिज अथॉरिटी और एनी रिडक्शन इन हिज पावर, ठीक है। ना तो ये चाहते थे कि मैं जो काम करूँ उस पर कोई क्वेश्चन करे, और ना ही ये चाहते थे कि यहाँ पर क्या होना चाहिए कि मेरी पावर में कोई रिडक्शन यहाँ पर होना चाहिए। ही चेंज द वोटिंग लॉस एंड पैक द थर्ड ड्यूमा विद द कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस, ठीक है, और लिबरल्स और जो रिवॉल्यूशनरीज थे उनको यहाँ पर ड्यूमा से बाहर कर दिया। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो 1905 का जो रिवॉल्यूशन यहाँ पर हुआ था उसके बाद ड्यूमा को स्टेब्लिश किया गया। तो ड्यूमा में फर्स्ट ड्यूमा में क्या हुआ, सेकंड ड्यूमा में क्या हुआ, थर्ड ड्यूमा में समहाउ जो है इन्होंने अपना जो पूरा कार्यकाल था, है ना, टाइम पीरियड था, टेन्योर था, वो यहाँ पर कंप्लीट किया। क्यों? क्योंकि इसमें कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस आपको देखने को मिलेंगे जो सार के लिए यहाँ पर वफादार थे, है ना, और इसमें क्या है कि जो लिबरल्स थे, रिवॉल्यूशनरीज थे, उनको यहाँ पर बाहर कर दिया गया था, ठीक है। तो ये 1905 रिवॉल्यूशन के बाद इस तरीके के चेंजेस आपको देखने को मिले हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट वर द कंडीशंस इन रशिया ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो टाइम पीरियड था वो 1914 से लेकर 1918 तक का आपको टाइम पीरियड देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान, है ना, यहाँ पर रशिया में जो कंडीशंस यहाँ पर थी, है ना, वो यहाँ पर क्या क्या थी ये पूछा जा रहा है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि 1914 में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या हुआ कि दो यूरोपियन अलायंस यहाँ पर थे जिनके बीच में वॉर यहाँ पर हुआ। एक तरफ जर्मनी, ऑस्ट्रिया, टर्की वगैरह आपको देखने को मिलेंगे, जिनको हम यहाँ पर सेंट्रल यहाँ पर पावर हैं जो यहाँ पर कहते हैं, और एक तरफ फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया आपको देखने को मिलेंगे। बाद में इटली और रोमानिया ने भी इसको ज्वाइन किया था, जिसको हम यहाँ पर एक्सिस पावर यहाँ पर कहते हैं, ठीक है। ईच कंट्री हैड अ ग्लोबल एम्पायर, ठीक है, मतलब इसको हम यहाँ पर एलाइड पावर्स कहते हैं, नॉट एक्सिस पावर, इसको हम एलाइड पावर्स यहाँ पर कहते हैं। और जो पहला वाला ग्रुप था इनको हम यहाँ पर सेंट्रल पावर्स कहते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर क्या हुआ है कि ब्रिटेन एंड रशिया और बाद में इटली और रोमानिया ने भी ज्वाइन किया था। ईच कंट्री हैड अ ग्लोबल एम्पायर एंड द वॉर वॉज फॉट आउटसाइड यूरोप एज वेल एज इन यूरोप, दिस वॉज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है। मतलब यूरोप में भी यहाँ पर लड़ाई हुई थी और यूरोप के बाहर भी यहाँ पर आपको लड़ाई देखने को मिली थी। इन रशिया द वॉर वॉज इनिशियली पॉपुलर एंड पीपल रैलीड अराउंड सार निकोलस टू, मतलब लोग यहाँ पर क्या कर रहे थे कि सार निकोलस जो है ना उसको बहुत सपोर्ट यहाँ पर कर रहे थे। एज द वॉर कंटिन्यूड दो द सार रिफ्यूज टू कंसल्ट द मेन पार्टीज इन द ड्यूमा, ड्यूमा में जो यहाँ पर कंसल्टेटिव पार्लियामेंट यहाँ पर बनाई गई थी, जो भी एक्शंस यहाँ पर लेने हैं वार के दौरान भी, तो यहाँ पर क्या करना है कि जो सार निकोलस है उनको कंसल्ट करना है ना, कि भाई कैसे एक्शन यहाँ पर लिया जाए। लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, बंद कर दिया कि हम यहाँ पर क्या है कि रिफ्यूज टू कंसल्ट इन द मेन पार्टीज इन द ड्यूमा, मतलब कि हम इनसे यहाँ पर जो पार्टीज यहाँ पर बनाई गई हैं उनसे कंसल्ट नहीं करेंगे। सपोर्ट वोर थिन, और इसी वजह से यहाँ पर क्या हुआ कि जो सार को सपोर्ट यहाँ पर था ना वो यहाँ पर क्या है कि बहुत कम हो गया। एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स आपको देखने को मिलेगा, सीन इन द रिनेमिंग ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग अ जर्मन नेम एज पेट्रोग्रेड, ठीक है। तो क्या हुआ कि रशिया भी जो है वो आपको यहाँ पर जर्मनी के खिलाफ यहाँ पर लड़ाई करता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन क्या हुआ कि उसमें सपोर्ट इसलिए देखने को नहीं मिला क्योंकि लोगों को ये लगा कि शायद जो यहाँ पर सार निकोलस हैं वो लड़ाई लड़ना नहीं चाहते हैं, है ना। अब इसमें क्या है कि जरीना अलेक्जेंड्रा जो है, जो इनकी वाइफ थी, ठीक है, उनका जर्मन ओरिजिन, रासपुतिन हो गए, तो ऐसे काफ़ी सारे फैक्टर थे। और उसके बाद लोगों को सबसे ज़्यादा गुस्सा इसलिए आया क्योंकि सेंट पीटर्सबर्ग जो था उसका नाम यहाँ पर पेट्रोग्रेड यहाँ पर रख दिया गया था। तो एंटी जर्मन जो सेंटीमेंट्स हैं वो रशिया में बहुत ज़्यादा हो गए, लेकिन सार निकोलस कुछ कर नहीं पा रहे थे। तो सार निकोलस के लिए जो यहाँ पर सपोर्ट था वो यहाँ पर आपको कम देखने को मिल रहा था, ठीक है। Russia's armies lost badly in Germany and Austria between 1914 and 1916. There were over 7 million casualties by 1917. ठीक है, तो रशिया की जो आर्मी थी उसकी जर्मनी से बहुत बुरी यहाँ पर हार हुई, है ना, 1914 और 16 के बीच में, और करीब 7 मिलियन जो कैजुअलिटीज हैं, है ना, मतलब करीब 70 लाख लोग जो हैं वो यहाँ पर मारे गए, ठीक है। तो इस तरीके की सिचुएशन आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद जब यहाँ से वो वापस आ रहे थे, जैसे मैंने आपको वन शॉट रिवीजन में मैप में सारी चीज़ें बताई थी, तो वो यहाँ पर आगे तक आ गए थे। फिर जब वो पीछे जा रहे थे यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हुआ कि रशियन आर्मी ने जो भी यहाँ पर क्रॉप्स वगैरह थी, बिल्डिंग्स वगैरह जो हैं, वो यहाँ पर क्या कर दिया कि उनको ख़राब करते हुए आ रहे थे, ताकि यहाँ पर जो है वो जो जर्मनी के लोग यहाँ पर आ रहे थे उनके पीछे, उनको यहाँ पर क्या हो कि मतलब आप ये कह सकते हैं कि ज़्यादा रहने वगैरह के लिए, खाने वगैरह की चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल ना हो, ठीक है। तो उनको लगा कि ये हमारी जो है वो वॉर की स्ट्रेटजी है। लेकिन द डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड बिल्डिंग्स लेड टू ओवर 3 मिलियन रिफ्यूजीज इन रशिया। लेकिन इससे क्या हुआ कि आपने उनके घर खराब कर दिए, वहाँ पर रहने वाले लोग हैं, उनकी फसल खराब कर दी, तो करीब 30 लाख लोग ऐसे थे जो वहाँ पर रिफ्यूजी बन गए। द सिचुएशन डिसक्रेडिटेड द गवर्नमेंट एंड द सार, सोल्जर्स डिड नॉट विश टू फाइट सच अ वॉर, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि सार वगैरह के जो एक्शंस यहाँ पर थे उसके ऊपर क्वेश्चन यहाँ पर लोग लगाने लग गए, और जो सोल्जर्स वगैरह थे उन्होंने भी कहा कि यार हमको इस तरीके की लड़ाई जो है वो यहाँ पर नहीं लड़नी है, क्योंकि यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि सार किस तरीके के एक्शंस यहाँ पर ले रहे हैं।
द वॉर ऑल्सो हैड अ सीवियर इंपैक्ट ऑन इंडस्ट्री, इंडस्ट्रीज के ऊपर भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट यहां पर पड़ा है ना। आपसे ये भी क्वेश्चन बन सकता है पेपर में कि जो वर्ल्ड वॉर 1 था उसका इंडस्ट्रीज के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा, इसको जस्टिफाई करो, तो अब आपको ये लिखना है, ठीक है। रशियाज ओन इंडस्ट्रीज वर अ फ्यू इन नंबर एंड द कंट्री वाज कट ऑफ फ्रॉम द अदर सप्लायर्स ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स बाय जर्मन कंट्रोल ऑफ द बाल्टिक सी, ठीक है। तो जर्मन ब्लॉकेड यहां पर आपको देखने को मिलेगा, मतलब बाल्टिक सी में जर्मनी ने ब्लॉकेड यहां पर लगा दिया, तो जो भी इंडस्ट्रियल गुड्स वगैरह यहां पर रशिया में पहुंच रहे थे वो समय पर यहां पर पहुंचते हुए दिखाई नहीं दे रहे थे, है ना। जो भी यहां पर खाने पीने की चीज यहां पर रशिया में जा रही थी बाल्टिक सी से होते हुए, वो सब आपको देखने को नहीं मिलेगा। इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट डिसइंटीग्रेटेड मोर रैपिडली इन रशिया देन एल्सवेयर इन द यूरोप, है ना, क्योंकि सप्लाई वगैरह हो नहीं रही थी अच्छे से, तो यहाँ पर क्या है कि काम वगैरह करने वाले लोग भी नहीं थे, तो इंडस्ट्रियल जो भी इक्विपमेंट थे वो डिसइंटीग्रेट यहाँ पर होने लग गए। रेलवे लाइंस वगैरह जो है वो ब्रेक डाउन होने लग गई। जो एबल बॉडीड यहाँ पर मैन थे वो यहाँ पर क्या है कि उनको आर्मी में बुलाया गया कि आप लोग लड़ाई लड़ने आइए, जिसकी वजह से लेबर की यहाँ पर शॉर्टेज हो गई, और जो स्मॉल वर्कशॉप वगैरह होती थी, ठीक है, वो सब यहाँ पर आपको बंद होती हुई दिखाई दी। Large supply of grains were sent to feed the army for the people in the cities. Bread and flour become scarce by the winter of 1916. Rice at the bread shops were common. तो अब यहाँ पर क्या है कि जो भी प्रोडक्शन वगैरह एग्रीकल्चर वगैरह का आपको देखने को मिल रहा था, वो सब चीजें किसको जा रही थी, वो सब आर्मी को जा रही थी, तो जिसकी वजह से जो आम जनता थी ना उसको खाने पीने की चीजें अवेलेबल नहीं होती थी। और अगर आप देखेंगे तो शॉप वगैरह पे अलग अलग तरीके के जो यहाँ पर हड़ताल वगैरह होती थी, राइट्स होते थे, दंगे वगैरह आपको देखने को मिल रहे थे। तो इस पूरी की पूरी सिचुएशन का जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर था वो वर्ल्ड वॉर 1 आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके की कंडीशन जो है वो रशिया में यहाँ पर क्रिएट हुई थी। तो क्वेश्चन कुछ भी आए आपको छोटे छोटे पॉइंट्स में इसी तरीके की चीजों को यहाँ पर मेंशन करना है, ठीक है। 5 नंबर में आएगा तो ये सब लिख दीजिएगा, उससे कम में आएगा तो थोड़ा छोटा करके आप अपना आंसर यहाँ पर लिख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में देखो दिया हुआ है 19, है ना। परेशान मत होना कि सर इसका आंसर इतना बड़ा था कैसे याद करेंगे, छोटे छोटे पार्ट्स में ही चीज़ों को याद करना है ना। लेकिन अब 5 नंबर में क्वेश्चन आएगा तो 5 नंबर के हिसाब से तो हमको लिखना पड़ेगा। साथ ही साथ ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो मैं आपको समझाता हुआ चल रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए आपको ये चीज़ें जो हैं ये पता होनी चाहिए, क्योंकि जब आप आंसर लिखोगे तो जब आपके पास कंटेंट होगा ना तो लिखने में कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं आएगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। व्हाई डिड द सारिस ऑटोक्रेसी कोलैप्स इन 1917। जो सारिस्ट यहाँ पर ऑटोक्रेसी है, ऑटोक्रेटिक रूल का मतलब ये होता है कि केवल किसी इंडिविजुअल के पास सारी की सारी पावर का कंसंट्रेशन। सो सारिस्ट जो ऑटोक्रेसी यहाँ पर थी वो 1917 में कैसे कोलैप्स हुई, है ना। तो मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में अगर आप देखा होगा तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में मैंने सिचुएशन आपको बताई। अब सिचुएशन जो थी वो यहाँ पर क्या थी, बिल्कुल अच्छी नहीं थी, है ना। तो इन्हीं सब वजहों से क्या हुआ होगा कि जो सारिस्ट ऑटोक्रेसी है वो यहाँ पर जो है वो कोलैप्स हुई होगी। लेकिन इसको लिखेंगे कैसे। So in the winter of 1917, condition in the capital Petrograd were grim. In February 1917, food shortage were deeply felt in the workers' quarter. जो भी मैंने आपको भी बताया ना कि सारा का सारा जो भी प्रोडक्शन वगैरह होता था वो आर्मी को फीड करने के लिए ले जाया जाता था। तो आप ये कह सकते हैं कि जो कैपिटल था, ठीक है, पेट्रोग्राड वगैरह, वहां पर जो सिचुएशन थी वो यहाँ पर क्या थी कि बहुत ज्यादा ग्रिम आपको देखने को मिल रही थी, मतलब सिचुएशन बहुत ठीक नहीं थी, क्योंकि लोगों को खाना वगैरह खाने के लिए नहीं मिल रहा था। 22 फरवरी के दिन लॉकआउट टुक प्लेस एट अ फैक्ट्री, है ना। और इन्हीं सब चीजों से वर्कर्स जो थे वो बहुत दुखी थे, उन्होंने क्या कर दिया, एक फैक्ट्री में जो है वो ताला लगा दिया। द नेक्स्ट डे वर्कर्स इन 50 फैक्ट्रीज कॉल्ड अ स्ट्राइक इन द सिंपैथी, है ना। और इसकी वजह से क्या हुआ कि बाकी के जो वर्कर्स थे, ठीक है, उन्होंने भी यहाँ पर ये सोचा, और यहाँ पर क्या है कि करीब 50 फैक्ट्रीज ऐसी थी जहां पर वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दिया। इन मैनी फैक्ट्रीज वुमेन लेट द वे टू स्ट्राइक, दिस केम टू बी कॉल्ड द इंटरनेशनल वुमेन्स डे, ठीक है। वैसे हम 8 यहाँ पर जो है वो मार्च को सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन उस टाइम पर 22 फरवरी जो है वो सेलिब्रेट होता है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है कि आप ये कह सकते हैं कि जो कैलेंडर का डिफरेंस है ना उसकी वजह से डेट डिफरेंट है ना। अदरवाइज जो इंटरनेशनल वुमेन्स डे है वो 8 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, आप ये कह सकते हैं कि जो यहाँ पर महिलाएं थी वो भी यहाँ पर स्ट्राइक वगैरह करने के लिए यहाँ पर आ गई। एज द फैशनेबल क्वार्टर्स एंड ऑफिशियल बिल्डिंग्स वर सराउंडेड बाई वर्कर्स, द गवर्नमेंट इम्पोज्ड अ कर्फ्यू, है ना। अब यहाँ पर क्या हुआ कि वर्कर्स ने जो है स्ट्राइक किया और उन्होंने क्या कर लिया कि जो भी ऑफिशियल बिल्डिंग्स थी, है ना, जो भी यहाँ पर आसपास क्वार्टर्स वगैरह थे उसमें सब जगह पर उसको घेर लिया। तो सरकार ने क्या किया कि कर्फ्यू जो है वो यहाँ पर इम्पोज कर दिया। डिमॉन्स्ट्रेशन डिस्पर्स्ड बाय द इवनिंग बट दे केम बैक ऑन द 24th एंड 25, ठीक है। अब कर्फ्यू लगा दिया गया तो जो भी यहाँ पर इकट्ठा वगैरह होते थे उनको सबको भगा दिया जाता था, है ना। लेकिन 24 और 25 तारीख को वो सारे के सारे लोग दोबारा वापस आ गए। द गवर्नमेंट कॉल्ड आउट द कैवलरी एंड पुलिस टू कीप एन आई ऑन देम, ठीक है। तो फिर क्या किया कि सरकार ने पहले तो कर्फ्यू लगाया था, लेकिन जब ये वापस आ गए तो कैवलरी मतलब जो घोड़ों पर सवार यहाँ पर फौज होती है, और पुलिस वगैरह को यहाँ पर बुलाया कि भाई आप लोग जो है इनके ऊपर नजर रखिए। संडे 25 फरवरी को द गवर्नमेंट सस्पेंडेड द ड्यूमा, है
है ना। जो अभी ड्यूमा का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था ना, उसके बाद क्या हुआ कि उसको सस्पेंड कर दिया गया। पॉलिटिशियंस स्पोक आउट अगेंस्ट द मेजर डेमोन्स्ट्रेटर्स रिटर्न इन द फोर्स टू द स्ट्रीट ऑफ द लेफ्ट बैंक ऑन द 26। ठीक है, अब यहाँ पर ड्यूमा जो है वो यहाँ पर क्या हुआ कि उसको सस्पेंड कर दिया, तो जो उसके मेंबर्स वगैरह थे उनके में भी एक, आप ये कह सकते हैं कि एक थोड़ा गुस्सा यहाँ पर आ गया। तो अब क्या हुआ कि जो डेमोन्स्ट्रेटर्स थे वो यहाँ पर क्या है कि वो स्ट्रीट्स पर वापस 26 तारीख को जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल गए। ठीक है, मतलब उनकी जो है वो वापसी यहाँ पर हो गई। 27 को पुलिस हेडक्वार्टर वर रेंसेक, ठीक है, मतलब जो पुलिस हेडक्वार्टर था उसको अपने कब्जे में ले लिया गया। द स्ट्रीट थ्रॉन्ज विद द पीपल रेजिंग स्लोगन अबाउट द ब्रेड एंड वेजेस, बेटर आर्ट्स एंड डेमोक्रेसी। ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो वहां पर गलियों में जो लोग इकट्ठा यहाँ पर हुए थे, उन लोगों ने यहाँ पर क्या है कि स्लोगन्स वगैरह देना स्टार्ट कर दिया है ना, खाने के लिए, वेजेस के लिए, काम करने के, आर्ट्स के लिए और डेमोक्रेसी के लिए। द गवर्नमेंट ट्राइड टू कंट्रोल द सिचुएशन एंड कॉल्ड आउट द कैवलरी वंस अगेन। इसके बाद इन्होंने क्या कर लिया कि सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए जो कैवलरी थी उसको दोबारा बुलाया। हाउएवर द कैवलरी रिफ्यूज टू फायर ऑन द डेमोन्स्ट्रेटर। लेकिन अब यहाँ पर ये बहुत बड़ा इवेंट था कि भाई जो कैवलरी थी, जो फोर्स थी, उन्होंने यहाँ पर क्या कर दिया, मना कर दिया कि अब हम यहाँ पर क्या है कि जो हमको ऑर्डर यहाँ पर दिए गए वो हम फॉलो नहीं करेंगे, डेमोन्स्ट्रेटर्स के ऊपर अटैक यहाँ पर नहीं करेंगे। बाय द इवनिंग द सोल्जर्स एंड द स्ट्राइकिंग वर्कर्स हैड गैदर्ड टू फॉर्म अ सोवियत और काउंसिल, जिसको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं पेट्रोग्रेड सोवियत। ठीक है, तो सोल्जर्स थे और जो वर्कर्स वगैरह थे उन्होंने एक काउंसिल यहाँ पर बना ली जिसको हम पेट्रोग्रेड सोवियत यहाँ पर कहते हैं। द वेरी नेक्स्ट डे अ डेलीगेशन वांट टू सी द सार मिलिट्री कमांडर्स एडवाइज हिम टू एब्डिकेट, है ना। और अब इनको ये समझ में आ गया कि यार अब तो क्या है कि जो सोल्जर्स है उन्होंने ही मना कर दिया कि हम अटैक नहीं करेंगे, तो अब राजा की पावर तो वही है ना, सोल्जर्स जब उनकी मदद करेंगे तभी राजा की पावर है। तो वहां पर उनको एडवाइस किया गया कि आप यहाँ पर गद्दी अपनी जो है वो छोड़ दीजिए। ही फॉलोड देयर एडवाइस एंड एब्डिकेटेड ऑन 2 मार्च। ठीक है, सोवियत लीडर्स एंड ड्यूमा लीडर्स फॉर्म अ प्रोविजनल गवर्नमेंट टू रन द कंट्री। जो भी सोवियत लीडर्स थे और जो ड्यूमा में जो पहले से लीडर्स यहाँ पर थे, उन्होंने यहाँ पर क्या है कि एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई कि कैसे कंट्री को यहाँ पर रन करना है। पेट्रोग्रेड हैड लेड द फेब्रुवरी रिवॉल्यूशन दैट ब्रॉट डाउन द मोनार्की इन फरवरी 1917। और इसकी वजह से यहाँ पर क्या हुआ कि जो पूरा का पूरा इवेंट मैंने आपके साथ डिस्कस किया, इसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि जो यहाँ पर ऑटोक्रेसी थी, है ना, जो सारिस्ट यहाँ पर ऑटोक्रेसी थी, वो यहाँ पर आपको कोलैप्स होती हुई दिखाई दी 1917 में, है ना। तो ये पूरा का पूरा इंसिडेंट था। तो इंसिडेंट का रिवीजन भी मैंने आपको करा दिया और किस तरीके से आप आंसर को यहाँ पर लिख सकते हैं वो चीज़ भी मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये पूरा का पूरा आंसर यहाँ पर लिखना था। ठीक है, समझ में आ गया सबको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। व्हाट वर द इफेक्ट ऑफ द फेब्रुवरी रिवॉल्यूशन, है ना। जब ये फेब्रुवरी रिवॉल्यूशन यहाँ पर हुआ उसके क्या क्या इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया, तो इसको शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है। तो क्या हुआ कि जो यहाँ पर सार थे वो यहाँ पर उन्होंने एब्डिकेट कर दिया, मतलब गद्दी जो है वो छोड़ दी है, और सोवियत लीडर और ड्यूमा वाले जो लीडर्स थे उन्होंने यहाँ पर प्रोविजनल गवर्नमेंट यहाँ पर बना ली है ताकि जो कंट्री को कैसे रन करना है ये चीज़ें यहाँ पर मेंटेन की जाए। फिर उसके बाद रशिया का जो भी फ्यूचर यहाँ पर होना था वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा डिसाइड किया जाएगा, इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, मतलब सबको वोटिंग राइट्स यहाँ पर दिए गए, उसके बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या करेगी कि रशिया का फ्यूचर मतलब किस तरीके से चीज़ों को गवर्न करना है वो सब चीज़ें यहाँ पर डिसाइड की जाएंगी। पेट्रोग्रेड हैड लेड द फेब्रुवरी रिवॉल्यूशन दैट ब्रॉट डाउन द मोनार्की इन फरवरी 1917। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पर क्या हुआ कि जो पेट्रोग्रेड सोवियत वगैरह बना, फिर जो यहाँ पर मिलिट्री कमांडर थे जिन्होंने राजा को यहाँ पर एडवाइस किया, उस तरीके से जो मोनार्की थी वो रशिया में यहाँ पर फेब्रुवरी रिवॉल्यूशन के बाद जो है वो यहाँ पर खत्म होती हुई आपको दिखाई दी। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आंसर यहाँ पर आपको इंक्लूड करना है जब भी आप यहाँ पर लिखोगे तो। ठीक है, कि फेब्रुवरी रिवॉल्यूशन के इफेक्ट्स यहाँ पर क्या है, किस तरीके से रशियन पॉलिटिक्स में चेंजेस यहाँ पर आए, तो ये सारी चीज़ें आपको चेंज होती हुई दिखाई दी। फिर उसके बाद बोल्शेविक और मेंशेविक जो यहाँ पर है उनके बीच में क्या डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो सिंपल है, इसके ऊपर तो डिफरेंस मैंने आपको कई बार पढ़ाया हुआ है। सो बोल्शेविक जो थे ये मेजॉरिटी ग्रुप था जिसको यहाँ पर व्लादिमीर लेनिन ने यहाँ पर लीड किया था। ठीक है, याद रखिएगा, स्टालिन ने बाद में टेक ओवर किया था लेकिन उस टाइम पर जो लीडर थे वो लेनिन थे। हु थॉट दैट इन अ रिप्रेसिव सोसाइटी लाइक सारिस रशिया द पार्टी शुड बी डिसिप्लिन एंड शुड कंट्रोल द नंबर एंड क्वालिटी ऑफ इट्स मेंबर्स। ठीक है, मतलब कि जब यहाँ पर सार रूल कर रहे थे तो उनके टाइम पीरियड पर जो भी पार्टी यहाँ पर होगी वो यहाँ पर कैसी होनी चाहिए, वो डिसिप्लिन होनी चाहिए। और यहाँ पर क्या है कि नंबर और क्वालिटी ऑफ इट्स मेंबर्स हमको यहाँ पर कंट्रोल करना है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सबको यहाँ पर आपने जो है मेंबर यहाँ पर बना दिया, है ना, उसको कंट्रोल करने की यहाँ पर आवश्यकता है। दे वर द ग्रुप हु कंडक्टेड द रशियन रिवॉल्यूशन, तो मतलब बोल्शेविक्स जो थे वो यहाँ पर रशियन रिवॉल्यूशन लेकर आए थे। मेंशेविक्स वर द माइनॉरिटी ग्रुप हु थॉट दैट द पार्टी शुड बी ओपन टू ऑल एज इन जर्मनी, मतलब कि सभी लोग यहाँ पर पार्टी का मेंबर बने। बोल्शेविक का मानना ये नहीं था, हमें नंबर और क्वालिटी दोनों मेंटेन करना है, लेकिन मेंशेविक जो है
वो यहाँ पर ये चाहते थे कि भाई इस तरीके की चीजें यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, सब लोगों के लिए ओपन करना है। दे डिड नॉट बिलीव इन रिवॉल्यूशन बट वांटेड टू ब्रिंग चेंजेस थ्रू डेमोक्रेटिक मीन्स, ठीक है। ये लोग रिवॉल्यूशन पे बिलीव नहीं करते थे, ये यहाँ पर ये चाहते थे कि हम लोग डेमोक्रेटिक तरीके से जो है वो यहाँ पर चीजों को मेंटेन करेंगे, ठीक है। बाकी मेंशेविक के लीडर के बारे में अगर आप देखोगे तो जूलियस मार्टो जो थे वो यहाँ पर इनके लीडर थे। जैसे लेनिन आपको देखने को मिलेंगे, वैसे मेंशेविक के जो लीडर है वो जूलियस मार्टो आपको देखने को मिलते थे। तो ये डिफरेंस भी आपसे पूछा जा सकता है, तो डिफरेंस भी बता दो, या पैराग्राफ फॉर्म में अगर पूछेंगे तो आप इस तरीके से इसका आंसर यहाँ पर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, व्हाट वर द अप्रैल थीसिस, ठीक है। अप्रैल थीसिस जो थी वो किसने दी थी, ये भी आपको ध्यान रखना है, लेनिन ने दी थी। लेनिन द बोल्शेविक लीडर डिक्लेयर्ड दैट वॉर बी ब्रॉट टू अ क्लोज, लैंड टू बी ट्रांसफर्ड टू द पीजेंट्स एंड बैंक बी नेशनलाइज। दीज 3 डिमांड्स वर लेनिन्स अप्रैल थीसिस, ठीक है। तो सिंपल सी बात यहाँ पर ये है कि आपको 3 डिमांड लिखनी है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि लेनिन की अप्रैल थीसिस थी, है ना। अप्रैल थीसिस के लिए आप स्टार्टिंग में ऐसा भी लिख सकते हो कि जो बोल्शेविक लीडर थे, ठीक है, व्लादिमीर लेनिन, उन्होंने यहाँ पर 3 डिमांड्स जो है वो यहाँ पर रखी थी, और इन्हीं 3 डिमांड्स को कलेक्टिवली जो है वो अप्रैल थीसिस यहाँ पर कहा जाता है, ठीक है। वो 3 डिमांड्स को आप इस तरीके से भी मेंशन कर सकते हो। पहली डिमांड ये थी कि यहाँ पर जो वॉर यहाँ पर होगा, ठीक है, उसको यहाँ पर क्या करना है कि एंड करना है ना, मतलब वॉर जो है, जो वर्ल्ड वॉर 1 यहाँ पर चल रहा था उसको समाप्त करना है। दूसरी बात, जो भी लैंड यहाँ पर होगी वो किसको ट्रांसफर करनी है, वो पीजेंट्स को ट्रांसफर करनी है, और जो भी बैंक्स वगैरह होते थे उनको नेशनलाइज यहाँ पर करना है। ये 3 डिमांड जो होती हैं इनको हम यहाँ पर अप्रैल थीसिस के नाम से जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी कई बार पूछा जा चुका है, आगे भी आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसके बारे में आपको सिंपल से इस तरीके से लिख दो, या पॉइंट वाइज लिखोगे तो वो ज्यादा जो है वो एफिशिएंट रहेगा, ठीक है। तो उस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ डिड बोल्शेविक ऑर्गेनाइज द अक्टूबर रिवॉल्यूशन, ठीक है। फेब्रुवरी रिवॉल्यूशन के तहत यहाँ पर क्या हुआ कि मोनार्की जो है वो एंड हो गई, है ना। एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी यहाँ पर बना दी गई कि रशिया को कैसे रन करना है, वो चीजें हो गई। लेकिन अभी भी यहाँ पर क्या था कि अक्टूबर रिवॉल्यूशन बचा हुआ था, तो वो अक्टूबर रिवॉल्यूशन कौन लेकर आया, बोल्शेविक्स यहाँ पर लेकर आए। तो अक्टूबर रिवॉल्यूशन जो है वो कैसे आया ये बताना है। सो क्या हुआ कि 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन परसुएडेड द पेट्रोग्रेड सोवियत एंड द बोल्शेविक पार्टी टू एग्री टू अ सोशलिस्ट सीजर ऑफ पावर, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन ने यहाँ पर क्या किया कि जो पेट्रोग्रेड सोवियत थी, है ना, जो यहाँ पर मिलिट्री वर्कर्स थे और जो यहाँ पर फैक्ट्री वर्कर्स थे, उनके बीच में जो पेट्रोग्रेड सोवियत यहाँ पर बनी थी ना, तो उसको और जो बोल्शेविक यहाँ पर पार्टी के लीडर्स थे उनको यहाँ पर ये बताया कि भाई हम क्या करते हैं कि सोशलिस्ट सीजर ऑफ पावर करते हैं, मतलब पावर को अपने कंट्रोल में यहाँ पर लेते हैं। इसके लिए उन्होंने परसुएट कर लिया, सबको मना लिया। एक मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमेटी जो है वो अपॉइंट करी गई, ठीक है, सोवियत, और किसके अंतर्गत यहाँ पर करी गई, जो यहाँ पर लियोन ट्रॉट्स्की थे, ठीक है, इनके अंतर्गत यहाँ पर करी गई टू ऑर्गेनाइज द सीजर। मतलब यहाँ पर क्या है कि मिलिट्री वाले लोगों को ये पता होता है कि किस तरीके से चीज़ों को कंट्रोल करना है, क्योंकि पहले ये राजा के साथ भी यहाँ पर काम कर चुके थे। सो मिलिट्री कमेटी जो यहाँ पर बनाई गई थी लियोन ट्रॉट्स्की की अध्यक्षता में, उसको ये बोला गया कि आपको यहाँ पर पावर कंट्रोल करनी है, और जो भी यहाँ पर डेट ऑफ द इवेंट था उसको यहाँ पर सीक्रेट रखा गया, है ना, कि कब यहाँ पर हम सीजर ऑफ पावर करने वाले हैं, इसके बारे में कोई डेट यहाँ पर रिलीज नहीं करी गई, ठीक है। फिर उसके बाद अपराइजिंग बिगेन ऑन 24 अक्टूबर, ठीक है। सेंसिंग ट्रबल, प्राइम मिनिस्टर जो थे यहाँ पर प्रोविजनल गवर्नमेंट के, केरेंस्की, हैड लेफ्ट द सिटी टू समन ट्रूप्स एट डाउन मिलिट्री मैन लॉयल टू द गवर्नमेंट सीज द बिल्डिंग्स ऑफ द 2 बोल्शेविक न्यूज़पेपर। तो यहाँ पर क्या हुआ, आप ये कह सकते हैं कि जब इन्होंने जो बोल्शेविक पार्टी थी, ठीक है, इन्होंने जब सीजर यहाँ पर स्टार्ट किया तो अलग अलग जो भी यहाँ पर इनके ऑफिस वगैरह थे उन सब चीज़ों पर कंट्रोल यहाँ पर करने लग गए। लेकिन जो लोग यहाँ पर क्या थे कि जो गवर्नमेंट, जो प्रोविजनल गवर्नमेंट यहाँ पर बनी थी, उनके लिए जो वफादार लोग यहाँ पर थे, उन्होंने क्या कर दिया कि जो 2 बोल्शेविक न्यूज़पेपर वाले जो यहाँ पर बिल्डिंग्स थी ना, उनको यहाँ पर किया। जैसे मतलब अगर आप किसी के ऊपर अटैक करोगे तो सामने वाला भी करेगा, तो बहुत ज़्यादा इनको यहाँ पर सफलता नहीं मिली। लेकिन जो बोल्शेविक न्यूज़पेपर की 2 बिल्डिंग्स थी, इसको इन्होंने यहाँ पर सीज कर लिया। कौन लोग, जो लोग प्रोविजनल गवर्नमेंट को सपोर्ट करते थे। प्रो गवर्नमेंट ट्रूप्स वर सेंट टू टेक ओवर द टेलीफोन एंड द टेलीग्राफ ऑफिसेस एंड प्रोटेक्ट द विंटर पैलेस। इन अ स्विफ्ट रिस्पॉन्स द मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमेटी ऑर्डर्ड इट्स सपोर्टर्स टू सीज गवर्नमेंट ऑफिसेस एंड अरेस्ट मिनिस्टर्स, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि जब गवर्नमेंट को ये चीज़ें यहाँ पर पता चली तो उनके ट्रूप्स वगैरह जो थे वो टेलीफोन, टेलीग्राफ ऑफिसेस वगैरह को कंट्रोल करने चले गए। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि जो मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी यहाँ पर कमेटी थी उसने ये बोल दिया कि जितने भी यहाँ पर ऑफिसेस वगैरह हैं, गवर्नमेंट ऑफिसेस वगैरह, मिनिस्टर्स वगैरह, सबको यहाँ पर अरेस्ट कर लो। लेट इन द डे द शिप ऑरोरा सेल्ड द विंटर पैलेस, अदर वेसल्स सेल्ड डाउन द नेवर रिवर
ठीक है, एंड टुक ओवर द वेरियस मिलिट्री पॉइंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि विंटर पैलेस वगैरह में आपको शिप वगैरह जाता हुआ दिखाई दिया, शिप ऑरोरा हो गया, है ना, नेवर रिवर में बहुत सारी चीजें आपको वेसल्स वगैरह देखने को मिले, और काफी सारे इंपॉर्टेंट जो मिलिट्री पॉइंट्स यहाँ पर थे वो बोल्शेविक पार्टी जो है उसने यहाँ पर कंट्रोल कर ली। ठीक है, फिर उसके बाद बाय नाइटफॉल द सिटी वाज अंडर द कमिटीज कंट्रोल एंड द मिनिस्टर्स हैड सरेंडर्ड। ठीक है, तो मतलब इससे पहले जो प्रोविजनल गवर्नमेंट वगैरह यहाँ पर बनाई गई थी उसके जो मिनिस्टर वगैरह थे उन्होंने सब लोगों ने यहाँ पर सरेंडर कर दिया, और पूरी तरीके से आप ये कह सकते हैं कि बोल्शेविक पार्टी का जो कंट्रोल है, जो सोशलिस्ट यहाँ पर सीजर के बारे में यहाँ पर बात करी गई थी कि हम चीजों को कंट्रोल यहाँ पर कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमिटी, है ना, उन्होंने क्या कर लिया कि कंट्रोल किया। अब यहाँ पर क्या है कि जो प्रोविजनल गवर्नमेंट यहाँ पर इससे पहले चल रही थी ना, उसके वफादार लोग भी यहाँ पर थे, है ना, तो जो मिलिट्री उनके लिए यहाँ पर काम कर रही थी उन्होंने रिटेलिएट करने की कोशिश करी, सोचा कि भाई इनको यहाँ पर सप्रेस हम कर देंगे, लेकिन वो उतना पॉसिबल हो नहीं पाया, है ना, क्योंकि इनके पास क्या है कि एक्सपीरियंस ज़्यादा था, ज़्यादा लोग थे, पार्टी जो है उसमें ऊर्जा भी बहुत ज़्यादा थी, तो इस वजह से आप ये कह सकते हैं कि ये चीज़ें जो हैं ये आपको बड़े स्केल पर देखने को मिली, और इसमें बोल्शेविक पार्टी और जो मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमेटी थी इसको ज़्यादा सफलता आपको देखने को मिली, और इसी वजह से आप ये कह सकते हैं कि बोल्शेविक ने जो अक्टूबर का रिवॉल्यूशन था वो इस तरीके से यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया था, है ना, मतलब उनके कंट्रोल में जो चीज़ें हैं वो आपको देखने को मिल गई। इसका एक और रीजन आप ये समझ सकते हैं कि जब फेब्रुवरी रिवॉल्यूशन यहाँ पर आया था तो उस टाइम पीरियड पर मोनार्की खत्म हो गई थी, लेकिन प्रोविजनल गवर्नमेंट अलग तरीके से यहाँ पर काम करने लग गई। लेकिन लेनिन को और बोल्शेविक जो लीडर्स हैं उनको ये लगा कि यार ये इसके लिए हमने थोड़ा ना रिवॉल्यूशन लेकर आए थे, तो हमें एक और रिवॉल्यूशन की यहाँ पर जरूरत होगी, और सोशलिस्ट जो कंट्रोल है रशिया में वो स्टेब्लिश करना होगा, और इसी वजह से अक्टूबर रिवॉल्यूशन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अगली बात करते हैं, व्हाट वर द इफेक्ट ऑफ अक्टूबर रिवॉल्यूशन। अक्टूबर रिवॉल्यूशन का इफेक्ट यहाँ पर क्या हुआ, तो वही जो अपेरल थीसिस है उनको इंप्लीमेंट किया गया, है ना, इंडस्ट्रीज बैंक्स वगैरह जो थे उनको नेशनलाइज किया गया नवंबर 1917 में। दिस मीन दैट द गवर्नमेंट टुक ओवर द ओनरशिप एंड द मैनेजमेंट। ठीक है, जब नेशनलाइज यहाँ पर किया जा रहा है कोई चीज तो इसका मतलब ये है कि सरकार जो होगी वो उसकी मालिक है ना, और उसका पूरा मैनेजमेंट का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो गवर्नमेंट के पास आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, एक तो ये पॉइंट है। दूसरी बात, लैंड वॉज डिक्लेयर्ड सोशल प्रॉपर्टी एंड पीजेंट्स वर अलाउड टू सीज द लैंड ऑफ नोबिलिटी, है ना, मतलब यहाँ पर क्या है कि जो भी यहाँ पर जमीन थी, खेत वगैरह थे, उसको यहाँ पर सोशल प्रॉपर्टी जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया, और यहाँ पर क्या है कि जो भी पीजेंट्स वगैरह थे, ठीक है, उनको ये बोल दिया गया कि जिस भी नोबिलिटी के लिए आप यहाँ पर काम कर रहे हो वो लैंड आप सीज कर लो। इन सिटीज बोल्शेविक्स इन्फोर्स द पार्टीशन ऑफ लार्ज हाउसेज अकॉर्डिंग टू द फैमिली रिक्वायरमेंट, है ना, मतलब जैसे बड़े बड़े घरों में लोग यहाँ पर रहते थे, लेकिन वो क्या कर दिया कि भाई ऐसे थोड़ा ना होगा कि आपका परिवार छोटा है लेकिन आप बहुत बड़े घर में रह रहे हो, है ना, तो पार्टीशन जो होगा घरों का वो कैसा होगा, वो इस तरीके से यहाँ पर किया जाएगा कि सभी लोग जो है वो यहाँ पर क्या है कि अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार अपने घर में रहें। दे बैंड द यूज ऑफ द ओल्ड टाइटल्स ऑफ अरिस्टोक्रेसी, जो पहले से यहाँ पर टाइटल्स वगैरह यहाँ पर चल रहे थे वो सब चीजें बैन कर दी। टू असर्ट द चेंज, न्यू यूनिफॉर्म्स वर डिजाइन फॉर द आर्मी एंड ऑफिशियल्स, ठीक है, फॉलोइंग द क्लोथिंग कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज इन 1918 व्हेन द सोवियत हैड, ठीक है, बुडेनवोका वॉज चूजन। ठीक है, तो वहां पर क्या है कि एक बुडेनवोका जो हैट थी उसको भी यहाँ पर चूज किया गया, मतलब एक नई तरीके की ड्रेस वगैरह जो है वो आर्मी को प्रोवाइड किया गया। बोल्शेविक पार्टी जो था उसका नाम यहाँ पर बदल दिया गया, रशियन कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो यहाँ पर रखा गया। ठीक है, ये ध्यान रखना है। मार्च 1918 में डिस्पाइट ऑपोजिशन बाय देयर पॉलिटिकल एलाइज द बोल्शेविक मेड पीस विद जर्मनी एंड विड्रॉ फ्रॉम द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, मतलब अपोजिशन यहाँ पर हो रहा था कि भाई आप वर्ल्ड वॉर 1 मत खत्म करिए, लेकिन जो यहाँ पर लेनिन की अप्रैल थीसिस थी उसमें क्लियरली मेंशन था कि वॉर को हमको खत्म करना है, तो जर्मनी के साथ उन्होंने यहाँ पर क्या किया, पीस ट्रीटी यहाँ पर साइन करी, और उसके बाद जो है वो वॉर से यहाँ पर बाहर निकल गए। ठीक है, तो फिर उसके बाद in the years that followed the Bolshevik became the only party to participate in the election to the All Russian Congress of Soviet which became the parliament of the country। ठीक है, फिर धीरे धीरे यहाँ पर क्या हुआ कि उसमें जो दूसरी पार्टीज वगैरह थी वो सब समाप्त होती गई और बोल्शेविक केवल एक अकेली पार्टी यहाँ पर बन गई, और उसके बाद वहाँ से आप ये कह सकते हैं कि उस कंट्री की पार्लियामेंट जो है उसका इस्टेब्लिशमेंट यहाँ पर होता है। फिर उसके बाद सेंट्रलाइज जो प्लानिंग वगैरह थी वो यहाँ पर स्टार्ट किया गया, है ना, मतलब कि ग्रोथ हमको करना है ना, डेवलपमेंट यहाँ पर होना चाहिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसके लिए सेंट्रलाइज प्लानिंग, जैसे वो 5 ईयर प्लान वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, जो हमारे देश में भी चलता था, तो वो हमने यूएसएसआर से ही यहाँ पर बोरो किया था। ठीक है, ऑफिशियल असिस्ट हाउ द इकोनॉमी कुड वर्क एंड सेट टारगेट फॉर 5 ईयर पीरियड, ऑन दिस बेसिस दे मेड अ 5 ईयर प्लान्स। ठीक है, तो 5 ईयर प्लान्स आपको देखने को मिला। द गवर्नमेंट ने यहाँ पर क्या किया कि सभी भी जो भी प्राइजेस वगैरह होते हैं, ठीक है,
उसको यहाँ पर फिक्स कर दिए ताकि इंडस्ट्रियल ग्रोथ वगैरह आपको देखने को मिले। ठीक है, 10 दे स्टेब्लिश है सोशलिस्ट सोसाइटी, हालांकि सब चीज़ों के दाम यहाँ पर स्टेब्लिश करके समाज में जो है उन्नति की बात यहाँ पर करी गई है ना, कि मतलब जो प्रोग्रेस है वो यहाँ पर सब लोगों का होना चाहिए, इसलिए 5 ईयर प्लानिंग वगैरह जो स्टार्ट हुआ। तो ये सब आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जब अक्टूबर रिवॉल्यूशन यहाँ पर आया, जब बोल्शेविक पार्टी ने यहाँ पर कंट्रोल किया, सोशलिस्ट गवर्नमेंट की स्थापना यहाँ पर करी, तो इस तरीके के चेंजेस जो हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिले थे। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 24। सो व्हाट वर द इमरजेंसी मेजर्स एडॉप्टेड बाय स्टालिन। ठीक है, तो स्टालिन के ऊपर भी कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो लेनिन के बाद जब स्टालिन ने यहाँ पर कंट्रोल किया था बोल्शेविक पार्टी को, है ना, और जो चीज़ें थी वो यहाँ पर इंप्लीमेंट करी थी, तो कौन कौन से इमरजेंसी मेजर्स यहाँ पर थे जो कि यहाँ पर किसके द्वारा लिए गए थे। ठीक है, जो आपको यहाँ पर स्टालिन के द्वारा देखने को मिलेंगे। ठीक है, मतलब कौन कौन से इमरजेंसी मेजर्स थे जो यहाँ पर स्टालिन ने यहाँ पर अडॉप्ट किए थे। अब देखो यहाँ पर क्या है कि इनके कुछ पॉइंट्स आपको लिखने हैं। ठीक है, तो क्या क्या पॉइंट्स हैं। सो ही बिलीव दैट रिच पीजेंट्स एंड ट्रेडर्स इन द कंट्री साइड वर होल्डिंग स्टॉक्स इन द होप ऑफ हायर प्राइजेस। ठीक है, मतलब इनको ये लग रहा था कि जो कंट्री साइड में जो गांव वगैरह में लोग यहाँ पर रह रहे हैं, तो वो लोग क्या कर रहे हैं कि वहाँ पर जितने भी ट्रेडर्स वगैरह थे या पीजेंट्स वगैरह थे, वो क्या कर रहे हैं कि स्टॉक्स को होल्ड करके रख रहे हैं, है ना, ताकि हमको क्या होगी, जब चीज़ों की कमी हो जाएगी मार्केट में तो दाम बहुत बढ़ेगा, और दाम बढ़ेगा तब हम अपनी चीज़ों को रिलीज़ करेंगे, तो उससे हमको बहुत बेनिफिट होगा। स्पेकुलेशन हैड टू बी स्टॉप्ड एंड सप्लाईज कॉन्फिस्केटेड, मतलब यहाँ पर क्या है कि इस तरीके की चीज़ों को जो है रोकना पड़ेगा और सप्लाईज वगैरह को जो है वो मेंटेन करना पड़ेगा, ये स्टालिन ने यहाँ पर सोचा। 1928 में पार्टी मेंबर्स toured the grain producing areas, supervising enforced grain collections and raiding kulaks, the name for well-to-do peasants. As shortage continued, the decision was taken to collectivize farms. ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि जब ये चीज़ें यहाँ पर पता चली कि लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि स्टॉक्स यहाँ पर रख रहे हैं, तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि 1928 में अगर आप देखोगे, सो पार्टी जो मेंबर्स थे, बोल्शेविक पार्टी मेंबर्स, उन्होंने यहाँ पर क्या किया कि जहाँ जहाँ पर प्रोड्यूसिंग एरियाज थे उनका यहाँ पर इन्होंने विजिट किया। विजिट करने के बाद जो ग्रेन्स वगैरह हैं उनका कलेक्शन यहाँ पर हुआ, और जो कुलक्स थे, कुलक्स बेसिकली यहाँ पर कौन से हैं, वो लोग हैं, ठीक है, मतलब जो अच्छे पीजेंट्स यहाँ पर होते थे, है ना, जो लोग यहाँ पर स्टॉक करके रखते थे, उनको रेड यहाँ पर किया। और अगर मान लीजिए कि फिर भी शॉर्टेज वगैरह जो है वो दूर नहीं हुआ था, तब इसके बाद इन्होंने ये सोचा कि हम कलेक्टिवाइज करेंगे फार्म्स को, है ना। कलेक्टिवाइजेशन बेसिकली यहाँ पर क्या होता है कि जो छोटे छोटे फार्म्स हैं उनको सबको मिलाया जाएगा और उसमें एक साथ खेती की जाएगी, जिसमें मशीनरी वगैरह का भी हम यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, इट वॉज आर्ग्यूड दैट grain shortage were partially due to the small size of holdings. After 1917, land had been given over to the peasants. These small size peasants farms could not be modernized. तो यहाँ पर क्या हुआ था कि 1917 के बाद जो छोटे छोटे जो नोबिलिटी के लिए यहाँ पर काम करते थे, वो किसानों को जो यहाँ पर लैंड्स हैं वो यहाँ पर प्रोवाइड किए गए। और उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ था कि जब छोटे छोटे लैंड्स होते हैं ना, तो उसमें हम मॉडर्नाइज जो यहाँ पर फार्मिंग होती है वो नहीं कर पाते हैं, जो मशीन्स वगैरह का यूज़ करना है वो सब चीज़ें हम यहाँ पर नहीं कर सकते हैं, तो ये प्रॉब्लम हुई। ठीक है, सो टू डेवलप मॉडर्न फार्म्स एंड रन देम अलोंगसाइड इंडस्ट्रियल लाइन्स विथ मशीनरी, इट वॉज नेसेसरी टू एलिमिनेट कुलक्स। ठीक है, तो जो कुलक्स हैं उनको यहाँ पर एलिमिनेट करना पड़ेगा। टेक अवे लैंड फ्रॉम द पीजेंट्स एंड एस्टेब्लिश स्टेट कंट्रोल लार्ज फॉर्म्स। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है कि आप ये कह सकते हैं कि अभी तक यहाँ पर बात ये हो रही थी कि लोगों को जो है वो यहाँ पर फार्म लैंड वगैरह जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड करना है, लेकिन अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अब अगर आप देखोगे तो इसमें क्या हो रहा था कि सरकार जो है वो चीज़ों को अपने कंट्रोल में लेना चाहती है। जो कुलक्स हैं जिनके पास बहुत सारे लैंड्स वगैरह आपको देखने को मिल रहे हैं, उन चीज़ों को यहाँ पर क्या करना है कि सरकार अपने कंट्रोल में लेगी, ताकि थोड़ा मॉडर्नाइजेशन भी यहाँ पर किया जाए। एज ए रिजल्ट कल्टिवाइजेशन प्रोग्राम स्टार्टेड, और इसकी वजह से यहाँ पर ये कल्टिवाइजेशन जो प्रोग्राम था वो यहाँ पर स्टार्ट होता हुआ आपको दिखाई दिया। ठीक है, तो कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम किस तरीके से स्टार्ट हुआ, क्या हुआ, उसके बारे में आप ये चीज़ें लिख सकते हैं। तो ये इमरजेंसी मेजर्स थे जो यहाँ पर क्या हुआ कि ये स्टालिन ने यहाँ पर लिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम ऑफ स्टालिन। ठीक है, तो बस वही लिखना है आपको। 1929 में पार्टी फोर्स्ड ऑल पीजेंट टू कल्टिवेट इन कलेक्टिव फार्म्स, जिसको हम यहाँ पर कोलखोज यहाँ पर कहते थे। द बल्क ऑफ लैंड एंड इम्प्लीमेंट्स वर ट्रांसफर टू द ओनरशिप ऑफ कलेक्टिव फार्म्स। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या है कि जो भी यहाँ पर आपकी चीज़ें होती थी, लैंड वगैरह होती थी, उनको सबको यहाँ पर क्या करते थे कि एक साथ यहाँ पर रखते थे, सरकार अपना कंट्रोल यहाँ पर लेती थी, है ना, तो वो कलेक्टिव फार्म्स यहाँ पर कहलाते थे। पीजेंट वर्क ऑन द लैंड एंड द कोलखास प्रॉफिट वॉज शेयर। ठीक है, मतलब कि जो भी वहाँ पर वो काम करते थे और उसके बाद जो भी प्रॉफिट वगैरह होता था वो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर शेयर किया जाता था। फिर उसके बाद इनरेज पीजेंट्स रजिस्टर द अथॉरिटीज एंड डिस्ट्रॉय देयर लाइफ स्टॉक। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर क्या हो रहा था कि जबरदस्ती काम करवाया जा रहा था,
तो जबरदस्ती जब यहाँ पर काम करवाया जा रहा था तो लोग क्या बोलते थे कि हम अपना जो भी फसल वगैरह होगी सब नष्ट कर देंगे और हमें यहाँ पर क्या करना है कि कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम में पार्टिसिपेट नहीं करना है। 1929 से 31 में अगर आप देखोगे, नंबर ऑफ कैटल्स फेल बाय 1/3, दोज हु रजिस्टर्स कलेक्टिवाइजेशन वर सीवियरली पनिश्ड, मैनी वर डिपोर्टेड एंड एक्साइल्ड। ठीक है, मतलब उनको देश से निकाल दिया या कहीं दूसरी जगह पर छोड़ दिया, पनिशमेंट वगैरह दी जाती थी जो लोग भी इसका यहाँ पर अपोज यहाँ पर करते थे। एज दे रजिस्टर्स कलेक्टिवाइजेशन, पीजेंट आर्ग्यूड दैट दे वर नॉट रिच एंड दे वर नॉट अगेंस्ट सोशलिज्म। ठीक है, मतलब लोगों ने आर्ग्यूमेंट किया कि वो लोग यहाँ पर क्या थी, वो रिच नहीं है, दे वर नॉट अगेंस्ट सोशलिज्म, दे मेयरली डिड नॉट वांट टू वर्क इन कलेक्टिव फॉर्म्स फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजंस। ठीक है, मतलब उनका कारण ये नहीं था कि भाई हम यहाँ पर सोशलिज्म के अगेंस्ट में, उनका मतलब ये था कि बहुत सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से हम कलेक्टिव फॉर्म्स में काम नहीं करना चाहते। स्टालिन्स गवर्नमेंट अलाउड सम इंडिपेंडेंट कल्टिवेशन बट ट्रीटेड सच कल्टिवेटर्स सिंपैथेटिकली। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या है कि लोग जब यहाँ पर उसके अगेंस्ट में यहाँ पर आपको देखने को मिले तो स्टालिन ने क्या किया कि चीज़ों को अलाउ किया कि चलो ठीक है भाई, हम तुम्हारे हिसाब से यहाँ पर तुम्हारी बात मान लेते हैं, लेकिन उनको यहाँ पर सिंपैथी नहीं दिखाते थे, है ना, क्योंकि वो उनकी विश के अगेंस्ट में यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हुआ। तो कलेक्टिवाइजेशन जो प्रोग्राम था उससे बहुत सारी चीज़ों को अचीव करने की कोशिश करी गई थी, लेकिन क्या हुआ कि लोगों ने उसका ज़्यादा सपोर्ट यहाँ पर नहीं किया। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर आपको लिखना है। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक्सप्लेन द ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ द रशियन रिवॉल्यूशन एंड द यूएसएसआर। ठीक है, ग्लोबल इन्फ्लुएंस यहाँ पर क्या हुआ रशियन रिवॉल्यूशन का और यूएसएसआर का, दुनिया भर में इसकी क्या बातें यहाँ पर हुई उसके बारे में लिखना है। मैनी कंट्रीज में अगर आप देखोगे, कम्युनिस्ट पार्टीज वर फॉर्म लाइक द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, इट गेव द वर्ल्ड अ न्यू इकोनॉमिक सिस्टम नोन एज सोशलिज्म। ठीक है, तो सोशलिज्म में क्या होता है कि सारी चीजें जो है वो जनता की अधिकार क्षेत्र में रहेंगी, कम्युनिज्म में क्या होगा कि सरकार कंट्रोल करेगी। तो इस तरीके की नई आइडियोलॉजी आपको देखने को मिलेगी जो चाइना वगैरह में आज के टाइम पीरियड पर अवेलेबल है। द बोल्शेविक इनकरेज कॉलोनियल पीपल टू फॉलो देयर एक्सपेरिमेंट, दस इट इंस्पायर्ड अ नंबर ऑफ फ्रीडम मूवमेंट्स इन द अदर कंट्रीज। तो इससे क्या हुआ कि जो बाकी की कंट्रीज हैं उसमें भी यहाँ पर ये लगा कि भाई हम लोग सोशलिज्म वगैरह के ऊपर काम कर सकते हैं। जैसे भारत में भी अगर आप विचारधारा देखेंगे तो 1991 से पहले जब एलपीजी रिफॉर्म्स वगैरह लाए गए थे उससे पहले सोशलिज्म वाले ट्रैक पर थे। फिर हमने जब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन वाले रिफॉर्म्स यहाँ पर किए तो सोशलिज्म और कैपिटलिज्म दोनों चीज़ों को हम यहाँ पर आगे बढ़ाने लग गए। ठीक है, तो इससे बाकी कंट्रीज को जो है वो एग्जाम्पल यहाँ पर मिला कि इस तरीके से काम किया जा सकता है। मैनी नॉन रशियन फ्रॉम आउटसाइड द यूएसएसआर participated in the conference of the people of the east 1920 and the bolshevik founded। ठीक है, यहां पर बोला जा रहा है Comintern and International Union of Pro-Bolshevik Socialist Parties, some received education in the USSR Communist University of the Workers of the East। मतलब यहाँ पर क्या है कि जो दूसरी कंट्रीज के लोग थे जिनको यहाँ पर इन सब चीज़ों के बारे में सीखना था, जानना था, उनके लोगों को यहाँ पर क्या है कि अलग अलग तरीके से जो है वो यहाँ पर एजुकेशन भी प्रोवाइड यहाँ पर की जाने लग गई। By the time of the outbreak of the Second World War, the USSR had given socialism a global face। ठीक है, तो जब यहाँ पर वर्ल्ड वॉर 2 वगैरह हो रहा था तो उस टाइम पीरियड पर अगर आप देखोगे तो सोशलिज्म जो है उसको एक नया फेस यहाँ पर देखने को मिला। तो इस तरीके की चीज़ें जो है वो यहाँ पर हुई। तो मतलब आप ये कह सकते हैं कि कई बार जो थोड़ा इमरजेंसी मेजर्स वगैरह भी यहाँ पर लिए गए, तो उन इमरजेंसी मेजर्स वगैरह में अगर आप देखोगे तो कुछ लोग यहाँ पर अगेंस्ट में भी आपको देखने को मिलेंगे कि जिस तरीके से चीज़ें यहाँ पर स्टार्ट करी गई थी, है ना, मतलब जो भी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करी गई या जो भी चीज़ें यहाँ पर आपको बताई गई कि भाई सोशलिज्म में लोगों के अधिकार क्षेत्र के बारे में हम बात करेंगे, तो स्टालिन के टाइम पीरियड पर कई सारे इमरजेंसी प्रोविजंस जो हैं वो इस बात को प्रूव करते हैं कि सरकार अपने आप को कंट्रोल में जो है वो चीज़ों को यहाँ पर रखना चाहती थी, है ना। तो इसी वजह से क्या है कि कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि सोशलिज्म की सोच यहाँ पर अच्छी थी, लेकिन उसकी जो एंडिंग यहाँ पर देखने को मिलेगी वो थोड़ा सा यहाँ पर कुछ नेगेटिव मैसेज भी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये थे आपके कंप्लीट डिस्कशन, ठीक है, जिसमें मैंने आपको कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस यहाँ पर बताए। और अगर आपने देखा होगा तो बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर, ठीक है, आखिरी तक के चैप्टर के बीच में जो भी सब कुछ यहाँ पर पूछा जाता है एग्जामिनेशन में या पूछा जा सकता है उनके बारे में हमने डिस्कशन यहाँ पर किया। ठीक है, अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी डाउट यहाँ पर लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में जो है वो मेंशन करिएगा, सो दैट मैं उसका आंसर यहाँ पर आपको प्रोवाइड करूँ और इस चैप्टर की सारी चीज़ें यहाँ पर कवर हो जाएं। जैसे वन शॉट रिवीजन हो गए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए, एनसीईआरटी सॉल्यूशन हो गए, टेस्ट पेपर यहाँ पर हो गया, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हो गए। ये 5 सेगमेंट हमने इस चैप्टर के यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। तो आगे के जो चैप्टर होंगे उसमें भी हम यही सीरीज जो है वो कंटिन्यू करेंगे और कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में डिस्कशन यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, तो जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जिनको हिंदी में चीज़ें यहाँ पर पढ़नी है, तो आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी यूट्यूब चैनल जो है वो यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी कंटेंट जो है वो हिंदी माध्यम में यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। जो भी क्लास आपको प्रोवाइड की जाती है वो हिंदी में ही यहाँ पर आपको प्रोवाइड की जाती है। ठीक है,
दूसरी बात यहाँ पर यह है कि मैग्नेट ब्रेन्स पर केजी से लेकर क्लास 12 तक की जो भी क्लासेस होती हैं वो आपको 100% यहाँ पर फ्री प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है। और आपकी सुविधा के लिए मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट और ऐप पर सभी क्लास सभी सब्जेक्ट की वीडियोस को एक अरेंज फॉर्मेट में यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है, तो आप उसको एक्सेस करके अपनी प्रिपरेशन को आज ही यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि वो लोग भी अपने एग्जामिनेशन के लिए चीज़ों को अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर सकें। अगले सेशन में मिलेंगे एक नए इंपॉर्टेंट चैप्टर के साथ जिसमें हम कुछ और इंपॉर्टेंट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग। लगे रहो, एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।